बाल गिर रहे हैं, बाल गिरना एक सामान्य प्रक्रिया है। जो वुमेन्स हैं स्पेसिफिकली वो कहती है कि यार हमारे बाल तो टूटते ही हैं, बाय डिफॉल्ट टूटते ही हैं, तो ये वाली जो चीज़ है वो रीग्रोथ वाला प्रोसेस है। हमारी पूरी स्किन में इंक्लूडिंग स्कैल्प देयर इज वन ग्लैंड कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड। वो पूरी स्किन में करोड़ों अरबों की मात्रा में मौजूद है, राइट। और वो सेबेशियस ग्लैंड का काम ही है सीबम बनाना, जिसको हम आम भाषा में ऑयल बोलते हैं। आप देखोगे आपने 2 दिन 3 दिन बाल नहीं धोए, बाल अपने आप ऑयली हो जाते हैं। डर्मा रोलर अगर हम हेयर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो डर्मा रोलर की जो निडल अंदर जानी चाहिए वो उतनी डेप्थ तो उसकी होनी चाहिए कि वो हेयर रूट्स तक नहीं तो एटलीस्ट स्टेम सेल्स तक पहुंच जाए। तो जब हम बियर्ड में जो कहना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे देख के खुद से डर्मा रोलर लेके हम यूज करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो इतना पेनफुल होगा। अगर हम कोई भी निडल इतना अगर चुभो रहे हैं जिसमें ब्लड आ जाए, वो हम खुद से कर ही नहीं सकते। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते डॉक्टर प्रशांत सर। नमस्ते आनंद जी, मेरी तरफ से आपको और आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर हम आपके प्रोफेशन पर आएंगे, उससे पहले मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। राइट अनंत, कोई बहुत ज़्यादा हीरोइक स्टोरी नहीं है, सिंपल स्टोरी है मेरी। एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली में मैं पला बड़ा हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, नाउ ही इज़ रिटायर्ड एंड वो भी डॉक्टर थे? हाँ, मतलब डॉक्टर तो नहीं थे बट ही वॉज इन मेडिकल डिपार्टमेंट ओनली। ही वॉज जोनल एनालिटिकल ऑफिसर, सो ही वॉज इन द मेडिकल डिपार्टमेंट ओनली। सो सारी चीज़ों के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुझे मेरी परवरिश में मिली वो थे संस्कार। तो आई वॉज ब्लेस्ड इनफ टू गेट बॉर्न इन दैट काइंड ऑफ अ फैमिली। 12th क्लास मैंने उदयपुर से किया था, एंड उसके बाद मैंने मेडिकल में PMT दिया। इट वॉज 1998 व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई डिड माई MBBS फ्रॉम RNT मेडिकल कॉलेज, अरे वाह, उदयपुर। एंड देन माई स्पेशलाइजेशन इन स्किन वॉज डन फ्रॉम KMC Mangalore. Okay. And in 2007, I came back to Udaipur and I started my practice as a consultant dermatologist in GBH American Hospital. Okay. And I worked there for past 7 years. और उसके बाद, I mean not past 7 years, from 2007 to 2014 I worked there as a chief consultant department of dermatology. And from 2014 onwards, मैंने मेरा सेंटर मेरा खुद का जो डाला in मीरानगर, उदयपुर only, named as Dermadent Clinic, dermatology and dentistry, because my better half, she's a dentist, Dr. Priya. So we together we formed this clinic in 2014, and this is the 10th year running there. Wow. In total, I would say I'm in for past 17 years I'm in practice. Wow. So next मैं चाहूँगा कि हम आपके प्रोफेशन पर आते हैं अब। तो जो लोग आपके पास आते हैं फर्स्ट, तो वो क्या कंसर्न्स लेकर आते हैं? See, being a skin specialist, obviously मेरे पास वो स्किन एंड हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। आजकल स्किन स्पेशलिस्ट होने का मतलब केवल एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट रह गया है, ऐसा नहीं। जो प्रॉपर हार्डकोर डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेज होती हैं वो हम ट्रीट करते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो ऑब्वियसली हम उसको ट्रीट करते हैं। हाँ, आजकल एक बहुत बड़ा तबका, मेरी खुद की 17 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि 17 साल पहले लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे हेयर लॉस के लिए या पिंपल्स के लिए या पिगमेंट्री प्रॉब्लम्स के लिए या डलनेस के लिए, टैनिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कॉस्मेटिक अवेयरनेस उतना ज़्यादा उस समय नहीं था, जो अब हम फील करते हैं फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स कि नाउ द ट्रेंड इज़ गोइंग ओवर देयर एंड हमारी प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उस तरफ जा रहा है। जबकि पहले हम लोग कहा जाए तो हम लोग दांत खाज खुजली के डॉक्टर कहलाया करते थे। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी डेफिनेटली हमारा कोर है। तो एनी काइंड ऑफ हेयर स्किन रिलेटेड
diseases and disorders we treat. And apart from that, yes, obviously, all the cosmetological related issues we are treating. तो आजकल हम जैसे देखते हैं, इवन मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं जो 25 से 30 साल वाले हैं, वो धीरे धीरे बॉल्ड होते जा रहे हैं. और मैंने ये चीज़ वुमेंस में भी नोटिस करी है कि उनके यहाँ पर एक ऐसा घेरा सा बनना शुरू हो जाता है. तो जब इस टाइप की जो चीज़ें होती है, जब लोग आपके पास आते हैं, तो आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो? मतलब आपका प्रोसीजर क्या रहता है? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन अनंत. बेसिकली देखो, किसी भी चीज़ को ट्रीट करने से पहले हमें उसके रूट कॉज को पता करना पड़ेगा. आजकल ये बड़ा ट्रेंड हो गया है. आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट देन हेयर लॉस हो रहा है, आप ये लगा लीजिए, आप वो लगा लीजिए, आप ये करा लीजिए, आपको ये ग्रोथ मिल जाएगी, वो ग्रोथ मिल जाएगी. नोबडी वांट्स टू गो साइंटिफिकली कि भाई किसी भी चीज़ के को ट्रीट करने से पहले हमें उसके कॉज को जानना पड़ेगा. जब तक हम कहते हैं ना कारण का निवारण नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी. एग्जैक्टली. तो क्या हर हेयर लॉस एक ही चीज़ के कारण से होता है? आप उसमें ये खिला दो, वो पिला दो, क्या वो ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है. तो सबसे पहले, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, व्हाट इज़ द रूट कॉज फॉर देयर हेयर लॉस? we'll have to identify that and then accordingly we'll have to treat it scientifically. सो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मली जैसे कि आपने साइंटिफिकली और ये सब बताया, ये तो तब पता चलता है जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं. बिल्कुल. पर हम जैसे घर पे हमारे जैसे बोलते हैं कि भाई तेल लगा के सो जा, या तो हेयर फॉल नहीं होगा. तो आप ये बताइए, जो ऑयल होता है जो एड्स में दिखाते हैं कि वैसे उसमें रूट्स में जाता है, नरिश करता है, तो ऐसा सही में होता है या इट्स जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंट? बहुत ही डिबेटेबल इशू है और बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है. बट हाँ, एज फार एज द एलोपैथी साइंस इज कंसर्न, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. देखिए, ऑयल एज सच हम लोग मानते हैं एज अ एलोपैथिशियन. मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई साइंस क्या सही है गलत है. जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं उसमें अक्सर ये पाया गया है कि जो यूजुअली ऑयल हम लगाते हैं, पहली बात तो वो इतना थिक मॉलिक्यूलर वेट का होता है कि वो आपकी स्कैल्प स्किन में इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए उसका कोई नरिशमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होता नहीं है. एक्सेप्ट फॉर कोकोनट ऑयल, बहुत सारे दूसरे ऑयल्स में बहुत ज़्यादा कोई हमें बेनिफिशियल, बादाम का तेल है, भृंगराज है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारी स्टडीज़ में पर से ऐसा कुछ नहीं पाया गया है. अगर आपको लगाना ही है तो प्रोबेबली यू कैन पुट सम कोकोनट ऑयल. बट देन अगेन आई वुड से उसका नरिशमेंट वैल्यू कितना है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि वो अगेन मैं ये कहूँगा कि उनका मॉलिकुलर वेट इतना ज़्यादा होता है कि स्कैल्प स्किन में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट वो नहीं करता है. तो उससे क्या हमारा हेयर फॉल बंद हो जाएगा, या क्या हमारा हेयर ग्रोथ हो जाएगा, क्या नए बाल पैदा हो जाएंगे जैसा कि दावा किया जाता है? आई थिंक इट्स प्रीटी डाउटफुल, राइट. हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका स्कैल्प और आपका हेयर ड्राई है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल टू ऑयली अगर वो नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन पुट योर कोकोनट ऑयल और समथिंग टू यूज इट एज अ चीप कंडीशनर. Yes, definitely oil is a very good conditioning agent and it's very cheaply available as well. तो अगर आप बाजार के महंगे कंडीशनर्स एंड सेरम्स पे पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, और अगर आपका हेयर और स्कैल्प ड्राई है काफ़ी, then definitely you can use it for conditioning it. तो सर, रात में जो तेल लगा के सोते हैं तो उससे कुछ होता है, या फिर मतलब इट्स लाइक कि देखो, अगेन मैं कहूँगा कि आप रात को तेल लगा के सो रहे हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प एंड हेयर है, इट्स ओके. आई मीन यू कैन अप्लाई. वो पूरी ओवरनाइट अगर रहेगा तो प्रॉपरली अच्छे से कंडीशनिंग करेगा. बट रात को तेल लगा के सोने में एक इशू और है कि आपके फेस पे एक्ने पॉपअप हो सकता है. ठीक है ना, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन से वो ड्रॉप डाउन होकर आपके फेस पे आता है एंड इट कैन ब्लॉक योर पोर्स एंड इट कैन कॉज योर, अगर आपका एक्ने एंड ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो वो चीज़ भी कर सकती है. तो इट्स बेटर टू अवॉइड इफ़ यू कैन. अगर आपको तेल लगाना ही है तो आई वुड से कि आप नहाने से आधा एक घंटा पहले लगा लीजिए एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ, सो दैट आपका जो यहाँ पे काम चाहिए था कंडीशनिंग का, आपको वो भी मिल गया एंड देन उसके एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए. यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि स्पेशली फॉर ऑयली स्कैल्प, जिन लोगों को ऑयली डैंड्रफ रहता है, उनके लिए तो हम तेल रादर ये कहेंगे कि उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इट कैन रादर एग्रावेट योर डैंड्रफ. तो यू शुड अवॉइड ऑयलिंग योर स्कैल्प इफ यू आर हैविंग ऑयली एंड डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प. सो सर, आजकल हम देखते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि हम जो फास्ट फूड है उस पर ज़्यादा अपन डिपेंड रहते हैं. इवन कई बार तो ऐसा होता है कि खाना खाना भूल जाते हैं. तो उससे हेयर ग्रोथ पर क्या असर आती है? अनंत, मैं कहूँगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये एक तरह का $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है, और ख़ास तौर से मैं मेरी प्रैक्टिस में भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, कि
जो यंग जनरेशन हमारी आप लोगों की एज की जो आती है, और जैसा आपने खुद ने एडमिट किया कि ये हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खान पान पे ध्यान नहीं देते, ना ही हमारे सोने उठने का कोई टाइमिंग है, ना हमारा कोई एक रूटीन है। लेट मी टेल यू, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेयर ही नहीं, स्किन की भी डिसऑर्डर्स भी, और मैं तो कहूँगा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट गेट्स अफेक्टेड विद दैट। सी, भगवान ने कोई घड़ी बनाई है, हम भी जानते हैं, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। एंड मेडिकली इफ वी टॉक अबाउट, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक। यस। सो हर व्यक्ति के शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अगर हम उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेंगे नहीं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 9-9, 10-10 बजे तक उठ रहे हैं, कोई हमारा स्लीप साइकिल नहीं है। ये चीज़ें जब तक हमारी, अब साथ के साथ हम खान पान की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो हमें मालूम है अंदर से हमारी आवाज़, जिसको हम कहीं ना कहीं बड़े आराम से दबा देते हैं, राइट, इसको कानों तक नहीं पहुंचने देते, वो ये है कि हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, एवरीथिंग, इवन द फैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सर्टेन अमाउंट। तो हर चीज़ का एक बैलेंस डाइट हमारे लिए होना ज़रूरी है, वो हम नहीं लेते। जंक की तो बात ही कि हम क्या करें कि आजकल हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको स्नैक्स पॉइंट्स अवेलेबल हैं। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं खाने चाहिए, ऑब्वियसली जीभ का चटकारा भी थोड़ा तो होना चाहिए, थोड़ा तो सब कुछ लाइफ में होना चाहिए, बट वो थोड़ा ही होना चाहिए। सो आई वुड नॉट से कि आप एवरी सेकेंड डे और एवरी थर्ड डे यू आर गेटिंग इंडल्ज्ड इनटू दोज काइंड ऑफ फूड, एंड आप ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। ना केवल आपके उससे बॉडी का नरिशमेंट अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है, अर्ली एजिंग क्रिएट करता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्रिएट करता है। एंड कि जिस तरीके की मिलावटी और ये सारी चीज़ें भी आजकल चल रही हैं, केमिकल्स वाली चीज़ें सब हमारे खाने पीने में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, एंड इन टर्न डेफिनेटली इट अफेक्ट्स आवर स्किन एंड हेयर एज वेल। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। मैं अपनी काउंसलिंग्स में भी मेरे पेशेंट्स, अब कोई भी भले एक्ने का भी हो, हेयर का भी हो, कोई भी पेशेंट आता है, तो आई ऑलवेज ट्राई कि उनको मैं सारी चीज़ें बोलूँ। अब मैं अगर उसके बारे में डिटेल में बताने लगूँ तो शायद इट वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉक, कि ये चीज़ें अल्टीमेटली कैसे गड़बड़ करती हैं, कैसे हमारा इन चीज़ों से वेट गेन होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, एंड देन उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, और उससे ये सारी चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं, या ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं। ये प्रोबेबली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं एक जो इंडिकेशन देना चाह रहा हूँ आपके व्यूअर्स को, जो संकेत देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो बस इतना तो मान लें मेरी बात की, इन चीज़ों से जितना हो सके वो थोड़ा दूर रहे। Yes, they can actually, I mean, enjoy them, but then in a certain limit. ठीक है ना? And then समय पे खाना पीना, समय पे सोना, समय पे उठना, सुबह आपको, और yes, स्पेशली रात की 7 से 8 घंटे की नींद निकालना, साउंड स्लीप, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। एंड मॉर्निंग का 1 hour इन फ्रेश एयर, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिमिंग करो, आप जुम्बा करो आप करना चाहते हो, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट है मॉर्निंग का 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक। अगर आप वो करते हैं, यू आर डन विद ऑल दैट। वो आप फ्रेश एयर में 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए, और 45 मिनट्स में सम गुड 4 किलोमीटर्स के आसपास उसको कर लीजिए। 1 hour जाते हैं तो 5 to 6 किलोमीटर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो आप साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग इज़ वन वेरी गुड एक्सरसाइज आई वुड से। वो आप डेली आप 1 घंटे में 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, वट एवर यू कैन डू, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कोई ये भी कह सकता है कि यार केवल ये सब करने से क्या हमारी स्किन हेयर ठीक हो जाएगा? देखो, जादू तो किसी चीज़ से नहीं होगा, लेकिन आप इफ़ यू आर ट्रीटिंग योर इनर सेल्फ, इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर आउटर स्किन। स्किन क्या है? बाहर की आउटर लेयर ही तो है हमारी बॉडी की, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड। तो आप अगर अंदर से दुरुस्त करोगे तो बाहर आएगा, दिखेगा ही वो तो। दैट सो आजकल हमने ये चीज़ देखी है, जो वुमेन्स हैं स्पेसिफिकली, वो कहती है कि यार हमारे बाल तो टूटते ही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टूटते ही हैं। तो ये वाली जो चीज़ है वो रीग्रोथ वाला प्रोसेस है, या फिर ये वो होता है ना गंजेपन का एक निशानी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाउ ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ आज की कृपया इस मिथ को सब लोग दूर कर दें कि हेयर फॉल होना मात्र गंजेपन की निशानी है। हमारे पास रोज़ के पेशेंट्स इस बारे में आते हैं और हमको बार बार समझाते हैं। जैसे ही वो आके कहते हैं कि डॉक मेरे बाल गिर रहे हैं, हाँ, मैं कंगे में आ जाते हैं इतना। मैं कहता हूँ बाल तो मेरे भी गिर रहे हैं, बाल तो इस धरती पर मौजूद हर जिंदा इंसान के गिर रहे हैं। बाल गिर रहे हैं, बाल गिरना एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे सांसें चलती हैं, जैसे दिल धड़कता है,
वैसे ही हर जिंदा आदमी के बाल भी गिरते हैं और बाल गिरने ज़रूरी हैं. वाई सो? इट इज़ नथिंग बट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. बाल तो गिरेगा, पर बाल क्यों गिरता है? बाल एक साइकिल में चलता है. इफ यू टॉक साइंटिफिकली, एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है, हेयर साइकिल जिसको हम बोलते हैं, एनाजन, कैटाजन, टैलोजन, एनाजन. तो बार बार बाल उस साइकिल में रन करता है. एनाजन जो फेज होती है वो एक ग्रोथ फेज होती है. तो जब बाल उस फेज में होता है वो लगातार ग्रो करता रहता है. लेकिन जब उसकी एक तरह से कहा जाए वो उम्र हो जाती है या फेज खत्म हो जाती है तो वो रेस्टिंग फेज में, रिग्रेसिंग फेज में जाता है एंड वहां से वो बाल टूट के गिर जाता है. बट योर रूट इज इंटैक्ट एंड उस रूट में से नया बाल बाहर निकलता ही निकलता है. तो आपको एक्चुअली हेयरफॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है. दिन के 50 से 100 बाल तक रोज का गिरना नॉर्मल माना जाता है. और जिस समय, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जब आप कंघी कर रहे हो और इतने बाल निकल रहे हैं, दैट्स ओके. और जिस समय आप हेड वॉश ले रहे हैं तो लगभग 200, 250, 250 बाल का भी निकलना नॉर्मल है. पूरा से गुच्छा बन के गिर. डोंट गो बाय द साइज ऑफ दैट गुच्छा. सी, आज आपके और मेरे बाल छोटे हैं, आपके 50 बाल गिरेंगे, मेरे 50 बाल गिरेंगे, हमारे इतना सा हमारा नजर भी नहीं है. लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग हेयर, अगर 50 बाल गिरते हैं तो वो गुच्छा बन जाता है. एंड वी ऑलवेज गेट स्कैर्ड विद दैट गुच्छा. हाय राम, मेरे इतने बाल गिर गए. यस, इट इज ऑलवेज गुड टू बी ऑब्जर्वेंट. आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप नजर रख रहे हो, अच्छी बात है, बट अननेसेसरली स्कैर नहीं होना. वी शुड नो व्हेन टू गेट अलर्ट. हमें पता होना चाहिए क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मियर अ हेयर फॉल इज नॉट एबनॉर्मल. आप उससे ना घबराएं. वो एक हमारी नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है. मैंने आज आपको एक नॉर्मल काउंट बता दिया है और अगर उससे डेफिनेटली ज़्यादा आपका गिर रहा है तो यस, यू शुड कंसल्ट योर डर्मेट फर्स्ट एंड वो उसके कारण का पता लगाएगा कि क्यों अचानक से बाल ज़्यादा गिर रहे हैं और फिर उसका इलाज करेगा. एक और चीज़ होती है जिसमें कई बार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता बट फिर भी साइंस ऑफ बॉल्डनेस दिखने लग जाता है. पेशेंट्स कहते हैं कि सर गंजापन आ रहा है पर बाल तो हमारे इतने ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं. वो फिर अलग बीमारी होती है. तो उसमें हेयर फॉल की बजाय हेयर थिनिंग रिस्पॉन्सिबल होती है. वो क्या होता है? बाल जो है नॉर्मल कैलिबर का या जो नॉर्मल थिकनेस एंड लेंथ का होता है वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि वो मिनिचराइज होता चला जाता है. नाउ व्हाट इज दिस मिनिचराइजेशन? जो बाल सपोज इतना मोटा था, इतना लंबा था, वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, पतला हो रहा है, छोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, छोटा हो रहा है. आप सोचो, इमेजिन करो कि वो अगर वो धीरे धीरे श्रिंक होता 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 अगर सिकुड़ के अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा, देन इट कैन नॉट कम बैक. सो जो बॉल्डनेस है, इन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हम जब ये देखते हैं पेशेंट को तो पता पड़ता है कि वो तो हेयरफॉल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी भी नहीं. मैनी ऑफ द केसेस इट वॉज मोर ऑफ रिलेटेड विथ थिनिंग, कि बाल पतला होके छोटा होके खत्म हो गया. नाउ दिस गिरा हुआ बाल तो मैंने बोला अगर कोई बीमारी नहीं है तो वापस आ जाएगा, लेकिन ये जो बाल अगर एक बार खत्म हो गया तो ये वापस नहीं आता. इसलिए इसका बचाव ही उपचार है. अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी बंदे या बंदी को ये चीज़ नज़र आ रही है कि उनको हल्का सा भी साइंस ऑफ बॉल्डनेस नज़र आ रही है तो दे शुड इमीडिएटली सीक फॉर द कंसल्टेशन. सो सर, ऐसा देखने में आता है कि मार्केट में 1000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि शैम्पू बना रही है और वो उन पर ये चीज़ लिखती है कि एंटी हेयर फॉल वाले हैं या उस टाइप के हैं. और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम स्टोर्स में जाते हैं तो शैम्पू और कंडीशनर दोनों साथ साथ बिकते कॉम्बो में. कुछ साल पहले तक सिर्फ शैम्पू बिकता था, कंडीशनर का इतना आइडिया नहीं था. तो सर, ये वाली जो पूरी चीज़ है ये एक मार्केटिंग वाली चीज़ है या सही में ये चीज़ काम करती है? ओके, सो मैं आपके इन दोनों क्वेश्चंस को, इस बेसिकली 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं तो मैं स्प्लिट करके 1 by 1 आंसर करना चाहूँगा. पहली चीज़ आपने पूछी एंटी हेयर फॉल शैम्पू. हाँ, सी आई वुड से अगर हम बहुत टेक्निकली सोचेंगे तो मे भी हो सकता है कि उन कंपनीज ने जो भी ये मेंशन कर रहे हैं कि कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें डाले हो और उसके कारण से दे आर मेंशनिंग इट. बट देन मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि शैम्पू इज नथिंग बट अ क्लेंजिंग मीडिया, राइट? हम चेहरा क्यों धोते हैं? क्लीन करने के लिए, एनीथिंग, यस, है ना? अब हम चेहरा धो के हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम गोरे हो जाएंगे, या हम ये क्लेम कर रहे हैं कि साबुन से नहाओ तो आप गोरे हो जाओ. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड क्लेम. आई मीन इट कुड बी अ टेक्निकल डिस्कशन ऑन दिस कि भाई हमने तो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसमें, बट वो इंग्रेडिएंट्स क्या वो वर्क करते हैं, इट इज़ अ डिबेटेबल इशू. उसी तरीके से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो एंटी हेयर फॉल शैम्पूज हैं, जितनी देर का कॉन्टैक्ट पीरियड होता है, हम लोग कितनी सी देर हम उसको सिर पे रखते हैं, बालों में रखते हैं, हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे भी
तो वो काम करेंगे. दैट्स अ डाउटफुल थिंग. तो आई वुड प्रोबेबली ऑन पर्सनल नोट मैं कहूँगा कि मेरे लिए इट्स नॉट अ वेरी गुड क्लेम टू टू क्ले. तो एक तो ये चीज़ रही. दूसरा आपने क्या पूछा था? जो कंडीशनर और शैम्पू का यस. नाउ कॉम्बो इज अ गुड फिलॉसफी आई वुड से, क्योंकि जब भी हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू भी बहुत सारे तरीके के होते हैं. अगर हम उनको कैटेगराइज करें साइंटिफिकली तो दे आर लाइक कैटाइनिक शैम्पूज, एनायनिक शैम्पूज, एम्फोटेरिक शैम्पूज, अनआयनिक शैम्पूज. देयर लाइक लॉट मेनी काइंड्स ऑफ शैम्पूज. एंड उसमें से कुछ जिसमें थोड़ा सा हैवी सरफेक्टेंट रहता है तो वो क्लेंजिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं पर वो ड्राई कर देते हैं आपके बालों को. कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत सॉफ्ट सरफेक्टेंट्स होते हैं तो वो ड्राई तो नहीं करते पर वो क्लेंजिंग भी बहुत अच्छी नहीं करते. फिर जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग सरफेक्टेंट होगा उतना क्लेंजिंग ज़्यादा होगी. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी और लेट मी टेल यू कि जो मार्केट में मैक्सिमम शैम्पूज हैं वो उस कैटेगरी के ही होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग सरफेक्टेंट रहता है. क्योंकि वो आपको स्कैल्प बिल्डअप को क्लीन करना होता है. नाउ स्कैल्प बिल्डअप क्या चीज़ होती है? स्कैल्प बिल्डअप वो चीज़ें जो स्कैल्प की लेयर पे जमा हो जाती हैं. जिसमें आपका खुद का सीबम यानी कि ऑयल प्रोडक्शन जो आपका स्कैल्प खुद से करता है, राइट, वो होता है. आपका स्वेट होता है, आपकी डर्ट होती है जो इधर, डैंड्रफ भी उसमें एक पार्ट होता है, डैबरी होती है जो आपके हेयर डस्ट की होती है. बहुत सारी चीज़ें जो बिल्टअप होती जाती हैं. तो स्कैल्प बिल्डअप को क्लीन करने के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सरफेक्टेंट वाला शैम्पू तुम्हें चाहिए होता है. मार्केट में अवेलेबल 90% शैम्पूज उसी कैटेगरी के, लेट मी टेल यू. एंड जब हम वो यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशनिंग जो चाहिए होती है, हमारे स्कैल्प का जो सीबम बन रहा है, ऑयल बन रहा है, उसके लिए वो भी रिमूव हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई यू ऑलवेज शुड बी यूजिंग अ गुड कंडीशनर अलॉन्ग विद अ शैम्पू. तो मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को बोलूँगा कि कंडीशनर को यूज़ करना चोचलेबाजी नहीं है. आपको आइडियली शैम्पूइंग के बाद कंडीशनिंग करनी चाहिए. तो जो उस पर जो चार्ज होता है, जो शैम्पूइंग के बाद जो चार्ज नेगेटिव हो जाता है, उसको भी वो रिप्लेनिश करने के काम में आता है. और आपके जो ड्राइनेस आ जाती है बालों में, जो उसके कारण से लेटर ऑन अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो बाल फ्रिजी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं. उन सारी चीज़ों को भी वो इम्प्रोवाइज करता है. तो इफ़ नॉट सो मेनी थिंग्स देन एटलीस्ट शैम्पूइंग के बाद कंडीशनिंग तो कर ही लेनी चाहिए. और अगर हम बात करें जैसे कि शैम्पू और कंडीशनिंग की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए? ओके, सो अगर सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका स्कैल्प कैसा है. ठीक है. अगर अभी मैंने बताया था कि ऑयल लगाना हम बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली ऑयल आपका सिर खुद बना रहा है. राइट. हमारी पूरी स्किन में इंक्लूडिंग स्कैल्प देयर इज वन ग्लैंड कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड. वो पूरी स्किन में करोड़ों अरबों की मात्रा में मौजूद है. राइट. और वो सेबेशियस ग्लैंड का काम ही है सीबम बनाना, जिसको हम आम भाषा में ऑयल बोलते हैं. आप देखोगे आपने 2 दिन 3 दिन बाल नहीं धोए, बाल अपने आप ऑयली हो जाते हैं. राइट. तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑयल सिर जो है, आपकी स्कैल्प की स्किन कितना ऑयल बना रही है. तो अगर आपने आज बाल धोए हैं और आपके 4-5 दिन तक ऑयल नहीं आ रहा है वापस, इट इज़ ड्राई ओनली, दैट मीन्स कि आपका स्कैल्प ड्राई है. एंड देन आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करने की ज़रूरत नहीं है. वीक में 1 से 2 बार इज़ इनफ. ठीक है. अगर आपने आज बाल धोए हैं और आपका 3 दिन के आसपास आपका सपोज कि ऑयल बनना चालू हो गया है, दैट मीन्स कि इट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल, 2 से 3 दिन में बन रहा है, तो आप जो है उसको वीक में 2 बार या 3 बार भी उसको हेड वॉश ले सकते हो. और अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, आज आपने बाल धोए और कल ही आपका जो है वापस से ऑयल आ गया है, दैट मीन्स कि मिनिमम आपको 3 बार तो धोना ही है. और अगर आपको और ज़्यादा ऑयलीनेस आ रही है, डैंड्रफ आ रहा है, तो यू कैन एक्चुअली यूज़ इट बिट मोर, बट देन उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली शैम्पू आपको चूज़ करना होता है. अदरवाइज फॉर एन ऑयली स्कैल्प एवरी ऑल्टरनेट डे इज़ अ गुड फ्रीक्वेंसी. सर अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने बालों में वैक्स लगा रखा है. ओके. तो वैक्स जो हम लगाते हैं तो उससे कुछ होता है बालों को डैमेज? वैक्स जेल जैसे बोलते हैं कि डैमेज होता है, तो होता है कुछ उससे? देखो अगेन इट डिपेंड्स कि उस वैक्स और जेल में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, किस तरह की चीज़ यूज़ की है, कितनी परमिटेड चीज़ यूज़ की गई है. थियरेटिकली अगर हम देखें तो एज सच अगर आपका बाल बहुत ड्राई है और आप अगर वैक्स या जेल कुछ लगा रहे हैं टू कंडीशन देम, then should not be a problem. But then again because many of them may contain harmful chemicals, तो उसकी बहुत ज़्यादा आदत तो अपने को नहीं डालनी चाहिए. और अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हैं तो यू बेटर यूज़ कंडीशनर्स जैसा कि मैंने अभी कहा, एंड देन यू कैन यूज़ सेरम्स.
right? Instead of using wax and gel, that would be a better idea. सो सर अब हम आते हैं आपके कोर एरिया पे, जो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट और वो वाला है. Okay. पर उससे पहले एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में अभी आया है. सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो वुमेन्स है वो हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो और मेंस हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, हीट वाली वो पड़ती है. तो लोग बोलते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, इससे आपके बाल झड़ते हैं और वो वाली चीज़ें. तो ये सही में होता है या ये भी अपनी अपनी कहने की बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आपको अपने बालों को बहुत सॉफ्टली एंड जेंटली डील करना चाहिए. और हम किसी भी प्रकार का हॉट एयर ड्रायर या स्ट्रेटनर या पार्लर्स में जो बहुत सारे प्रोसीजर किए जाते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके बालों की शाफ्ट्स को डैमेज करते ही करते हैं. ठीक है ना. अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेटनर या इन सब चीज़ों का यूज़ किया है तो आपके जो कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल्स में वो हीट बबल्स क्रिएट करते हैं, जो कि उसको अंदर से डैमेज कर देता है एंड आपके शाफ्ट और ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं. तो यहाँ तक कि हम तो यहाँ तक रेकमेंड करेंगे कि अगर आपको ड्रायर यूज़ करना भी है तो उसको कोल्ड एयर पे यूज़ करें, उसको हॉट एयर पे यूज़ ना करें. तो जब मैं अगर हॉट एयर ड्रायर यूज़ करने के लिए मना कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली फिर तो स्ट्रेटनर्स एंड आयरनिंग एंड ऑल दोस केमिकल ट्रीटमेंट जो किए जाते हैं टू मेक देम स्ट्रेट, मैं उनके लिए मना डेफिनेटली करूँगा. केमिकल ट्रीटमेंट्स भी जिनसे जहाँ बोला जाता है कि भाई केराटिन ट्रीटमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, देयर इज़ नथिंग केराटिन विच इज़ गोइंग टू बी इन्फ्यूज्ड इनसाइड. और वो जो होता है आपके रादर एग्जिस्टिंग केराटिन, जो अल्फा हेलिक्स केराटिन आपके हेयर शाफ्ट्स के अंदर होता है, उसके अंदर जो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है विच इज़ कॉल्ड एज डाइसल्फाइड बॉन्ड. आई नो आई एम गेटिंग बिट मोर साइंटिफिक, बट देन दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट कि जो हम सोच के कर रहे हैं कि हमको और केराटिन इन्फ्यूज़ कर दिया, बाल हमारे और ज़्यादा अच्छे तंदुरुस्त हो जाएंगे, वो उल्टा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के ब्रेक होने के कारण से वो और उल्टा कमज़ोर होने का डर रहता है. तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने बालों को सहेजें, उनको थोड़ा सा जेंटली ही डील करें, वो ज़्यादा अच्छा. सर आजकल एक चीज़ देखने में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एक वो डाई आती है जो बालों पे लगाने से आपके एक वॉश तक बालों का वो कलर रहता है, तो वो डाई लगानी चाहिए या जो नॉर्मल एक डाई होती है जो हम कलर करते हैं हेयर्स को, तो वो लगानी चाहिए? देखिए अगेन अनंत, मैं कहूँगा इस चीज़ को लेके कि अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं कोई डाई नहीं है लगानी चाहिए, तो फिर मेरे ऊपर लोग ये कहेंगे कि भैया हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए, तो हम क्या, आप बताओ, आप डॉक्टर हो तो बालों को काला करो. सही बात है. वो हम कर नहीं सकते. जो बाल एक बार सफ़ेद हो गया वो काला, अभी तक तो कोई ऐसी दवाई आई नहीं. सो डाई लगाना यस आइडियली नहीं चाहिए, क्योंकि डाई अल्टीमेटली इट्स अ केमिकल. एंड आजकल लोग कहते हैं अमोनिया फ्री डाई लगाने से कुछ नहीं होता. अमोनिया फ्री डाई अच्छी बात है, आप ना लगाएं, बट देन अल्टीमेटली इट्स अ केमिकल ओनली. ना केवल ये आपके बालों की शाफ्ट्स को और इनको डैमेज करता ही करता है, लॉन्ग टर्म पे जाके आपके हेयर लॉस भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगेन शाफ्ट जो है ब्रिटल होके हेयर लॉस को केमिकल लगाए उस पर तो थोड़ी इफेक्ट करे. सो इफ एट ऑल अगर आपको डाई यूज़ करना ही है तो मैं कहूँगा कि भाई जो सिंपल अपने हर्बल हिना होती है, हाथ वाली मेहंदी, दैट इज़ अ वेजिटेबल डाई एंड दैट डेफिनेटली यू कैन यूज़ इफ़ यू वांट. अदरवाइज केमिकल डाई, अच्छा कई लोग कहते हैं कि सब पीपीडी फ्री डाई हम लगा लेते हैं. सो डेफिनेटली पीपीडी फ्री डाई, आजकल अमोनिया फ्री का तो लोग के बाद अब हम लोग समझने लगे हैं कि नहीं, पीपीडी नाम का भी एक तत्व होता है जो कि अवॉइड करना चाहिए. हम ही लोगों को कहते हैं कि भी पैराफिनाइलिन डायमीन करके एक ये तत्व है जो आप अवॉइड करें, और बहुत सारी मेडिकेटेड डाइज में अब वो आने लगा है जो कि पीपीडी फ्री है. तो पीपीडी फ्री इज कंपैरेटिवली सेफर. हालांकि पीपीडी का फ्री होने का ज़्यादा फायदा उन लोगों को होता है जिन लोगों को हेयर डाई से एलर्जी है. अगर आपको हेयर डाई से एलर्जी नहीं है तो पीपीडी फ्री लगाने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें जो रिमेनिंग केमिकल्स हैं वो भी आपके हेयर शाफ्ट्स को तो डैमेज करेंगे. पीपीडी फ्री हम एलर्जी वाले लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलर्जी वाली डाई में जो तत्व एक्चुअल में उनका एलर्जी कर रहा है वो पीपीडी होता है. तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिवली चांसेस कम हो जाते हैं आपको एलर्जी के. बट बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप जो है ओवरऑल डाइज को यूज़ ही ना करें और हर्बल हिना से काम चलाएं. सो सर अब हम आ जाते हैं आपका जो कोर एक्सपर्टीज़ है, दैट इज़ दिस. तो सर जब ये वाली जो चीज़ है हेयर लाइन पीछे जाना शुरू करती है तो मतलब पता चलने लग जाता है कि हाँ भाई अब कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर इंटरनली. तो जब लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई उनको आपके पास आना है फॉर द ट्रीटमेंट, तो मतलब वो क्या रहेगा, मतलब कहाँ से वो आएगी चीज़ कि भाई अब जाना पड़ेगा? ओके, सो जैसा कि आपने कहा सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि हेयर लाइन पीछे होना चालू हो जाता है.
तो अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर लाइन पीछे जा रहा है एक्चुअल में, तो बस वही एक पॉइंट है जहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हेयर फॉल, मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका जो ड्राइविंग फोर्स होता है हमारे पास लाने का, वो हेयर लाइन नहीं होती है, वो हेयर फॉल होता है। अच्छा, हाँ, उनको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है मतलब गड़बड़ है, जबकि मैंने अभी बताया कि अप टू सर्टेन लिमिट इट इज नॉट गड़बड़, राइट। तो हेयर फॉल डेफिनेटली अगर सीवियर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो आपको डर्मेट को दिखाना है। और अगर हेयर लाइन रिसीड हो रही है या फिर आपको ऊपर के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हेयर लाइन रिसीड हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हेयर लाइन इंटैक्ट है, लेकिन हमारा मिड स्कैल्प या हमारा फ्रंट स्कैल्प या हमारा बैक स्कैल्प जो है वो थिन आउट होना शुरू हो गया है। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हमारी डेंसिटी कम हो रही है, हमारा स्कैल्प हल्का विजिबल होने लगा है, इमीडिएटली आप डर्मेट को दिखाइए। फीमेल्स के केस में वैसे भी अक्सर करके ये होता है कि जो हेयर लाइन होती है वो इंटैक्ट रहती है, हेयर लाइन रिसीड फीमेल्स में यूजुअली नहीं करती। सो उसमें सेंट्रल पार्टिंग की जगह से वो चीज़ खाली होनी शुरू हो जाती है। सो उसको हम बोलते ही फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। एंड जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है उसमें यूजुअली ये फ्रंट से जो साइड से बाल पीछे जाने शुरू होते हैं, फिर मिड यहाँ से जाने शुरू होते हैं, एंड देन फिर आपका पीछे का जो चांद है, गोला है, तो हम लोग क्राउन बोलते हैं, वो थिन आउट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम समय पे ध्यान दे देते हैं तो उसको आगे की प्रोग्रेशन को डेफिनेटली रोका जा सकता है, और अगर हम नहीं देते हैं तो फिर पूरा खाली होने का डर रहता है। सो सर, जैसा आपने बता दिया कि यहाँ से होता है तो आपको आना है, पर जब आपके पास कोई आता है तो आपका प्रोसेस क्या रहता है उसको कंसल्टेशन से लेकर लास्ट तक, वो बताइए। तो जैसे किसी भी डॉक्टर का ये रहता है अनंत, की हमारी एक, जब हम MBBS में शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं और हमें पेशेंट के संग किस तरीके से हमें डील करना है वो हमें पढ़ाया जाता है, और उसकी बीमारी को हमें कैसे डायग्नोस करना है वो पढ़ाया जाता है। तो वो सेम प्रोसेस है कि सबसे पहले हमें डायग्नोसिस तक पहुंचना है, ट्रीटमेंट उसके बाद की बात है। डायग्नोसिस का मतलब है कारण कि क्यों हो रहा है ये चीज़। जो तकलीफ पेशेंट लेके आता है कि सपोज मेरे बाल गिर रहे हैं, सपोज मेरे पिंपल आ रहे हैं, वो उसका एक सिम्टम है। जैसे आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं कि भाई मेरे पेट में दुख रहा है या मेरे सिर में दुख रहा है, तो जो फिजिशियन है वो पेट दर्द का इलाज नहीं करता है या वो सिर दर्द का इलाज नहीं करता है, वो पेट दर्द या सिर दर्द के पीछे होने वाले कारण का इलाज करता है कि वो क्यों हो रहा है। उसी तरीके से अगर आपके हेयर फॉल एक्स्ट्रा हो रहा है या आपको बालों में थिनिंग का प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो जैसे ही पेशेंट आके चीज़ें बताता है या किसी भी स्किन से रिलेटेड, सबसे पहला हमारा जो चीज़ होता है हिस्ट्री टेकिंग। हम पूरा उसकी कंप्लेंट्स को सुन के कि भाई ये आपकी कंप्लेंट्स हैं, उनमें से ये चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, और ये सब फिर उनकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग होती है कि आपको कब से हो रहा है, क्या शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपके बाकी कोई बॉडी में कोई और सिम्टम्स तो नहीं है, किसी और चीज़ की कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं, कोई और चीज़ का इलाज तो नहीं चल रहा है, कोई बॉडी में दूसरी बीमारियाँ तो नहीं हैं, आपके खान पान का क्या पैटर्न है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें पूरी हिस्ट्री लेनी होती है। उससे जो एक कंक्लूजन निकलता है फिर हम उसके आगे आगे बढ़ते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है जस्ट बाई एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग के बाद आता है एग्जामिनेशन कि हमने स्कैल्प को एग्जामिन किया है, स्किन को एग्जामिन किया, बाई नेकेड आइज भी हमारा एग्जामिनेशन होता है, फिर अंडर द लेंस एग्जामिनेशन होता है कि हम उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, और फिर उसके ऊपर जो और एडवांस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आता है ट्राइकोस्कोपी एंड डर्मोस्कोपी। सो दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस जो कि हम जिसके थ्रू आपके स्कैल्प की स्किन को और आपकी स्किन को एग्जामिन करते हैं, और जहाँ पे भी हमें डायग्नोसिस में डाउट होता है उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर उससे भी सहायता नहीं मिली, सपोज कि इट इज़ नॉट दैट ऑब्वियस कि ओके दिस इज दिस डिजीज, then we can go for the investigations. So this is a usual series of pattern I would say जो कोई भी डॉक्टर फॉलो करेगा। सबसे पहले हिस्ट्री होती है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन आता है। इन्वेस्टिगेशंस में इफ वी रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट और समथिंग, या कोई और टेस्ट है, या मान लीजिए कोई बहुत ही रेयर बीमारी और हमें बायोप्सी की तक की भी ज़रूरत पड़ रही है, आई एम टॉकिंग इन जनरल अबाउट एनी स्किन डिसऑर्डर, कि वहाँ पे हम इस छोटा सा स्किन का पीस लेके फिर हम जांच के लिए भेजते हैं। सो दीज आर द मेथड्स जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एंड फाइनली व्हेन वी कंक्लूड अ डायग्नोसिस, मैंने जो इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया बताई, दैट डज नॉट मीन कि दिन के 100 के 100 मरीज अगर मैं देख रहा हूँ तो सबके संग ये होगा, नहीं। कई बार चीज़ें स्पॉट डायग्नोसिस होती हैं, पेशेंट आके बैठा, जैसे हमने देखा हमें पता है ओके ये बीमारी है, और कई बार हमें पूरा सारा का सारा मिलेगा। बट द अल्टीमेट गोल इज
टू रीच अप टू अ प्रॉपर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हमें पता पड़ गया कि ओके ये बीमारी है, अब आता है कि अब हमें इसका इलाज करना है। अब वो इलाज के लिए ऑब्वियसली हम पहले कोशिश यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान, इन सब चीज़ों को सुधार के साथ में माइल्ड मेडिकेशंस का इस्तेमाल करके हम उनको जो है दुरुस्त करें। और अगर नहीं हो पाता है देन वील हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप अहेड। बीमारियां कई ऐसी होती हैं जो कि एक ही बार में या 2 बार में 3 बार में सेटल हो जाती हैं, और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि क्रॉनिक नेचर की होती हैं। आप दवाई लेते हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, दवाई छोड़ते हैं तो इम्प्रूवमेंट वापस से भी जा सकता है। और फ्रेंकली स्पीकिंग स्किन में तो काफ़ी बीमारियां क्रॉनिक नेचर की होती हैं। तो ये हमें पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि आपको एक रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली जो बीमारी जैसा ट्रीटमेंट मांगती है हमें उस तरह से ट्रीट करना होता है। सो जैसा कि आपने बताया क्रॉनिक नेचर की होती है और कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपने किसी को, फॉर एग्जांपल हम लेके इसको करते हैं, आपने किसी को, फॉर एग्जांपल आपने मेरे को ही दिया, चलो कि मेरे स्किन पर है ऐसे पोर्स हैं, तो आपने मेरे को एक दी कि भाई तुम्हारी स्किन क्लियर हो गई, फिर मैंने जैसे ही उसको लेने बंद किया तो वापस वो उस पर आ गया। तो मतलब ये वाला जो चीज़ है, तो कई बार ऐसा नहीं लगता पेशेंट्स को कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की दवाई है, इसी वजह से मेरे को ऐसा हो रहा है। तो कई बार ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? एज अ ह्यूमन नेचर किसी को भी लग सकता है, बट वहीं फिर हमारे काउंसलिंग का रोल आता है। और हमें बताना पड़ता पेशेंट को कि देखो बीमारी का नेचर इसी तरीके का है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बीपी और शुगर की बीमारी। हाँ। तो क्या आज मेरे को बीपी हो गया या मेरे को शुगर की बीमारी हो गई, क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया मैंने 2 महीने का इलाज लिया, अब मैं पूरी ज़िंदगी मेरा शुगर सेटल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमने उसको इतना सुन लिया है, इतना उसके बारे में जान लिया है। हर घर में बीपी के मरीज है, हर घर में शुगर के मरीज हैं, तो हम कहीं ना कहीं में मालूम है ओके यार मेरे को शुगर की बीमारी हो गई, अब मुझे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना है। बट स्किन की बीमारियों में ऐसा नहीं, क्योंकि लोग उस बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो हमें यही एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर इस तरह की कोई भी क्रॉनिक बीमारी है जहाँ लंबा इलाज चलता है, हम हमारी ड्यूटी पूरा करते हैं, बाकी तो आपकी समझदारी है कि आप अनंत उसको किस तरीके से राइट। लोगों पे भी है कि भाई डॉक्टर ने तो अपना काम किया, वो वाली। तो हम हमारी पूरी शिद्दत के साथ हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि दिस पर्टिकुलर डिजीज रिक्वायर्स पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। सो सर अब हम, जैसे मेरी बात करी है मैंने, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्ने पे। तो सर एक्ने के बारे में बताइए, ये बनता कैसे है और इसका मतलब क्या रहता है? देखो, एक्ने जिसको हम आम तौर पे पिंपल्स बोलते हैं, बहुत ही कॉमन, अभी तो मैं बोलूँगा कि एक कंडीशन है, डिजीज़ भी इसको बोल सकते हैं, बट देन अल्टीमेटली ये यूजुअली टीनेज में चालू होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी स्किन में एक ग्लैंड होती है विच इज कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड, राइट, ऑयल। सो अगर मैं बिल्कुल ही क्रूड टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो बिकॉज ऑफ सर्टेन इन्फ्लुएंसेस, बीट हार्मोनल, बीट एज रिलेटेड, बीट समटाइम्स मेडिसिनल, बीट स्ट्रेस इंड्यूस, बीट डाइट इंड्यूस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एक काम करता है। तो द मल्टीपल फैक्टर्स के कारण से इन्फ्लुएंस होके होता क्या है कि इस ऑयल ग्लैंड का जो छेद होता है वो एक तरह से बंद होने लगता है। अच्छा। और वो जब बंद होने लगता है, जो ऑयल ग्लैंड के जो सीक्रेशंस होते हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। एंड वहाँ पे एक्ने बनने की शुरुआत होती है। अब जो चीज़ बाहर निकलनी चाहिए थी वो बाहर नहीं निकल रही है, वो पैक हो गई अंदर, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो फिर ट्रबल क्रिएट करेगी। वहाँ पे हमारा इन्फ्लामेटरी कास्केड ऑफ स्किन चालू होता है, फिर वहाँ पे वो फुंसी बननी शुरू होती है, फिर वो ठीक नहीं होता, उसमें फिर पस पड़ना शुरू होता है। सो वो पूरा कास्केड शुरू हो जाता है। तो पिंपल्स जो है वो ब्लैक हेड्स उसकी एक शुरुआती स्टेज है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको हम क्लोज्ड कोमेडॉन और ओपन कोमेडॉन बोलते हैं, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड को। वहाँ से शुरू होता है, वो नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, उसमें सूजन नहीं होती है, बट देन वो धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी स्टेज पे आता है जिसमें हम पैपुलर एक्ने, पस्चुलर एक्ने, एंड देन जो और सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड होती है जो आपने कई लोगों को देखा हो, मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं, यू नो, उस टाइप का, तो उसको हम नोडुलोसिस्टिक एक्ने बोलते हैं। तो एक्ने के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं और उन ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली ही ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्ने इज़ वेरी कॉमन इन टीनेज। तो अक्सर करके घरों में, मान ये क्वेश्चन मैं आपके बिना पूछे आंसर करना चाहूँगा और ये मिथ को मैं ब्रेक करना चाहूँगा कि अक्सर करके घरों में माना जाता है कि एक्ने तो ठीक है, एज के साथ होता है, पिंपल होते हैं, इसके इलाज की क्या ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा। हाँ, अपने आप वो बैठ जाए। वही इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता भी है कि एज सर्टेन एज के बाद वो बैठ जाता है। बट
जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को शैटर करते हैं। गए वो ज़माने कि आप कुछ भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, आपका कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप किताबी कीड़े हो, आपने डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर ली, बस हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, काम चल गया। आई एम सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, नो ऑफेंसेस टू एवरीवन, टू एनीवन, बट देन हकीकत ये है कि आज की तारीख में हर जगह आपके कॉन्फिडेंस से ही आप अपना करियर बना सकते हो। और कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, और पर्सनैलिटी केवल चेहरे मोहरे से नहीं बनती, केवल आपके बातचीत के तरीके से या कम्युनिकेशन स्किल से नहीं बनती, केवल आपकी बॉडी की फिटनेस से नहीं बनती, केवल आपके चलने फिरने के तरीके से नहीं बनती। इट्स अ होल कंपाइलेशन ऑफ योर होल थिंग्स, जो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको साथ में लेके चलते हैं। और उसमें एक पार्ट जैसा कि मैंने मेंशन किया कि आपका लुक्स और आपकी स्किन भी है। और अगर कहीं ना कहीं, मैं इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टराइन पास नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आते हैं और जो सही समय पे एक्ने या इन चीज़ों का इलाज नहीं करवाते हैं और उनके जो निशान खड्डे वगैरह रह जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये उन्हीं का एक मत है जो वो मेरे से शेयर करते हैं कि सर वी डोंट फील गुड अबाउट इट एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये चीज़ जो है, इसलिए मैं कहूँगा और एक मैसेज देना चाहूँगा कि माना एक्ने कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जान ले लेगी, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। अगर हम वो कराते हैं तो उसके जो रिपरकेशंस हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, और उस कारण से हम एक अपनी पर्सनालिटी को कम से कम इस कारण से शैटर होने से बचा सकते हैं। सो सर, जैसा आपने एक्ने की बात करी, अब जैसे वो हो गया कि चलो अपन ने ट्रीटमेंट नहीं कराया इन केस, तो वो जो खड्डे पड़ जाते हैं मुंह पे, कई लोगों के अपन ने देखे हैं, तो सर उसका फिर क्या इलाज होता है? खड्डों को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि खड्डे पड़ गए तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। यस, खड्डे जो हैं, जो इनको हम स्कार्स कहते हैं, उनको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है उसके लिए, पर मेडिसिन नहीं आती हैं उसके लिए, फिर हमें थेरेपीज करानी पड़ती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल पीलिंग टू माइक्रो डर्माब्रेशन टू माइक्रो नीडलिंग, डर्मापेन, ये सारे प्रोसीजर्स उसमें किए जाते हैं। और जो सबसे इफेक्टिव प्रोसीजर्स में से माना जाता है वो है लेजर्स। तो एक फ्रैक्शनल CO2 लेज़र या माइक्रो नीडलिंग RF टेक्निक जो है आजकल सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक एंड कहना चाहिए फेमस है, जिससे हम आपके स्कार्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो ऐसा नहीं है कि गायब हो जाएगा, बट उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है। सो सर, थोड़ा सा बताइए, खाना अगर हम जो खाते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप डार्क कॉफ़ी पीते हो या डार्क चॉकलेट खाते हो तो पिंपल निकल जाते हैं, तो उसका कुछ है लेना देना? देखो, चॉकलेट्स में जो एक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। हाँ, तो एनीथिंग विच कंटेन्स मिल्क, ये स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके एक्ने को बढ़ा सकते हैं। ओके। तो एनी काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ जंक फूड एंड एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट विच इज हाई इन ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो आपकी बॉडी में खाते ही एकदम से शुगर को रेज करते हैं, वो ये तीनों कैटेगरी के जो फूड हैं वो आपके पिंपल्स को डेफिनेटली एग्रावेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है, यू बेटर अवॉइड दिस। सो सर, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं पिंपल से, डेट इज दिस बियर्ड थिंग। एक मतलब वो एक आता है डर्मा वाला, कुछ रोलर आता है, डर्मा रोलर, तो उसको लगाने से वो क्लेम करते हैं कि 6 to 8 वीक्स में आपके थिक बियर्ड आ जाएगी। तो ऐसा होता है या फिर वो मार्केटिंग गिमिक है प्रोडक्ट बेचने का? अगेन मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आज के मार्केट में किसी न किसी फोर्स से ड्रिवन हैं, जिसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपकी बियर्ड बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, या तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, या बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, या बियर्ड होने को तो पूरी है लेकिन उसमें थिनिंग है या उसमें पैची बियर्ड है, तो वो सारी अलग चीज़ें होती हैं। और इसमें 90% केस में कोई ऐसी बीमारी वगैरह नहीं होती है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बनावट है आपकी बॉडी की, आप ये मान सकते हैं। बट देन फिर उसमें मैं अभी यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ डिजीज़ेस भी होती हैं हार्मोनल, जिसमें इस तरीके की चीज़ होने का डर रहता है। तो अगर पेशेंट हमारे पास आया है तो सबसे पहले हम ये रूल आउट करते हैं कि वो जो बियर्ड अगर नहीं आई है या बहुत कम आई है, तो क्या वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल है, बॉडी की बनावट ही कुछ ऐसी है, हेरिडिटी के कारण से, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण से। तो उसमें हमें सर्टेन एग्जामिनेशन हमें फुल बॉडी करना होता है। देन उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं,
जिसमें हम इस चीज़ को रूल आउट करते हैं कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है. वंस इट इज़ रूल्ड आउट देन इट इज़ लाइक कि ओके ये तो केवल बनावट है. अब उस बनावट को क्या हम डर्मा रोलर से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? अगेन थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि डर्मा रोलर डेफिनेटली आपको जब भी हम उसको करते हैं, बेसिक फंडा क्या है डर्मा रोलर? डर्मा रोलर हम फेस पे भी करते हैं, हम स्कैल्प में भी करते हैं, और डेफिनेटली किया जाना चाहिए अगर वो हम सही ढंग से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने डर्मा रोलर का जिक्र किया, तो मैं पहले डर्मा रोलर के बारे में पूरा मिथ्स को ब्रेक कर देता हूँ. सबसे पहली चीज़ है कि डर्मा रोलर यूज़ करने के पीछे फंडा क्या है. चाहे वो डर्मा रोलर हो, चाहे वो डर्मा पेन हो, चाहे वो डर्मा स्टैम्प हो, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं. द अल्टीमेट थिंग इज विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो नीडलिंग, यानी कि हमारे स्किन के अंदर माइक्रो नीडल्स के थ्रू उसको चला चला के बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चैनल्स बना दिए जाते हैं. और वो चैनल्स एक तरह के कंट्रोल्ड वुंड्स हैं. भाई आज आपको सुई भी चुभी तो क्या एक तरह का घाव हुआ? हजारों लाखों वो छेद बना दिए जाते हैं आपकी स्किन के अंदर, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है, और वो एक प्रकार के टाइनी वुंड्स है. जब वुंड बढ़ता है तो क्या होता है अनंत? नई स्किन आती है, नया टिश्यू जनरेट होता है, नई ब्लड वेसल्स उसके अंदर बनती हैं, नया कोलाजन बनता है, नया फिलाग्रिन बनता है, सब कुछ चीज़ें नई बनती हैं, और उसके बाद में वो पूरा का पूरा वो चीज़ जो है घाव भर जाता है हमारा. यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि उसको वूंड बना के नया कोलाजन, नया जो है सारा सब्सटेंस वहाँ पे क्रिएट किया है. और जब नई चीज़ बनती है तो डेफिनेटली उसको बेटर, क्योंकि उसमें सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिस समय पे ये काम किया जा रहा है, जब घाव भरा जा रहा है बॉडी के द्वारा, तो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं. और यही फंडा है जब हम पूरे फेस के लिए डर्मा रोलर या डर्मा पेन यूज़ करते हैं, जो कि आजकल आपने नाम सुना हो, बहुत कॉमनली वैम्पायर फेशियल के तौर पे सुना जाता है. तो ये उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पहली चीज. बट देयर इज अ ग्लिच ओवर हेयर. अच्छा, डर्मा रोलर अगर हम हेयर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो डर्मा रोलर की जो निडल अंदर जानी चाहिए वो उतनी डेप्थ तो उसकी होनी चाहिए कि वो हेयर रूट्स तक नहीं तो एटलीस्ट स्टेम सेल्स तक पहुंच जाए. बालों के जो पूरी जो जड़ होती है उसके अपर 1/3 और लोअर 2/3 के जंक्शन पर देयर इज ए पॉइंट कॉल्ड एज एडम्स ट्विस्ट. उसके अंदर स्टेम सेल्स होती हैं, और वो स्टेम सेल्स नए बालों को जनरेट करने में काम में आती है. तो अगर आप उसको स्टिमुलेट करना चाहते हो या आपके रूट तक आपको, तभी तो वो काम करेगा. तो डर्मा रोलर इतना डीप जाएगा तभी वो काम करेगा. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको एपिडर्मिस छोड़ के डर्मिस के तक जाना पड़ता है. और जब आप डर्मो एपिडर्मल जंक्शन यानी कि दोनों के बीच की सतह को किसी भी नीडल के थ्रू ब्रेक करते हो तो वहाँ पे ब्लीडिंग होनी जरूर. जैसे ही आपका डर्मिस क्रॉस हुआ वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगा. तो जब हम बियर्ड में जो कहना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे देख के खुद से डर्मा रोलर लेके हम यूज करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो इतना पेनफुल होगा. अगर हम कोई भी निडल इतना अगर चुबो रहे हैं जिसमें ब्लड आ जाए, वो हम खुद से कर ही नहीं सकते. तो हम लगा के और घुमा के खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा कुछ भी काम कर जाएगा. लेकिन उसने वो डेप्थ एक्वायर ही नहीं की है जहाँ से कि आपको हेयर ग्रोथ हो सकती है. अब हेयर ग्रोथ होगी या नहीं होगी अगेन एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको करवाना भी है बियर्ड में डर्मा रोलर तो आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल. अगर स्कैल्प में भी डर्मा रोलर कराना है तो आपको प्रॉपर स्किन केयर क्लिनिक्स पे कराना पड़ेगा डॉक्टर्स के अंडर में, ताकि वो एक डेप्थ अचीव हो जहाँ तक कि डर्मा रोलर की नीडल को जाना चाहिए. आप खुद से बिना उस स्किन को नंब किए, वो इतना पेनफुल प्रोसीजर है कि आप वो कर ही नहीं सकते हैं. तो स्किन क्लिनिक्स पे किया जाता है, स्किन को नम करके किया जाता है, तब जाके प्रॉपर डर्मा रोलर किया जाता है. तो फॉर बियर्ड दिस थिंग आई रियली डोंट थिंक कि आप अपने हाथ से डर्मा रोलर घुमा रहे हो और आपको बियर्ड आ जाएगी. तो उसके लिए यस कुछ मेडिकेशंस हैं. अगर वहाँ पे आपके स्मॉल वेलस हेयर हैं जो पनप नहीं पा रहे हैं लेकिन स्मॉल हेयर हैं, उनको हम मेडिकेशंस के थ्रू थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करके उनकी बियर्ड को थोड़ा थिक कर सकते हैं, बट नॉट अप टू वेरी मच एक्सटेंट. सो अगर आप वाकई में अपनी बियर्ड अच्छे से चाहते हैं आज के फैशन के अकॉर्डिंग, और आपको और बाकी कोई बीमारी नहीं है एंड यू रियली सीरियस अबाउट इट, देन यू कैन गो फॉर अ बियर्ड ट्रांसप्लांट. तो हम पूरा आपके बाकायदा वहाँ से बाल निकाल के सर के पीछे हिस्से से पूरा बियर्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं. ओके. और सर आजकल हमने ये भी देखा है कि एक वो बियर्ड ग्रोथ की गमीज आती है, पिल्स आती है, तो उसको लेने से कुछ होता है इफेक्ट? देखो हेयर गमीज का मार्केट बहुत ज़्यादा है, और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऐसा कोई जादुई कॉकटेल नहीं है कि जब हमने एक टॉफ़ी खाई और हमारे बाल आ गए. ये एक पूरी साइंस है. अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट देन ये साइंस के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है. आपको जो भी हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए आप टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, वो बेसिकली आप उनका टेस्ट अच्छे से लीजिए. वो कितना
आपको अंदर हेल्प करेंगी वो पर्टिकुलर, पहले तो उस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपको हेयर लॉस है भी तो वो किस कारण से है। एंड देन अगेन मैं बार बार उस बात को कह रहा हूँ कि दैट कॉज हैज़ टू बी एड्रेस्ड। अगर आप उस कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, आपको एक जेनेटिक बॉल्डनेस हो रही है और आप हम केवल वो गमीज खा के हम सोच रहे हैं हमारे बाल नए उग जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सो इफ इट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यस द गमीज मे हेल्प, एंड उसमें भी फिर वो अगेन मुझे नहीं मालूम, हम बहुत सारी तरह की गमीज आती हैं, उसमें वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट दे रहे हैं, वो क्या चीज़ किस न्यूट्रिएंट को कितना रिप्लेनिश कर रहे हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है और आपको क्या रिप्लेनिश करना है। That. तो दिखने में लगता है कि इट इज़ वेरी सिंपल, बाल गिर रहे हैं ये कर लो, पिंपल्स आ रहे हैं ये नुस्खा अपना लो, आई डोंट थिंक सो कि हमें करना चाहिए। हमें हमारी बॉडी को एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा नहीं बनाना चाहिए, और ये सब करके कोई एक अच्छा वक्त गुजर जाता है जिस वक्त के अंदर अगर हम पहुंच गए होते हैं सही ट्रीटमेंट लेने के लिए तो शायद चीज़ें बचाई जा सकती होती हैं। तो प्लीज़ आप अपना वो कीमती वक्त बर्बाद ना करें, आप किसी भी डर्मेट को दिखाएं, एक बार कंसल्ट तो करें। अगर आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं दी जाएगी, दैट वे, बट एटलीस्ट यू शुड कंसल्ट इट एंड यू शुड नो इट साइंटिफिकली कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, और अगर उसमें ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली सप्लीमेंट्स लें, अब वो गमीज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके टैबलेट्स के बिल्स के फॉर्म में हो, जो भी आपका डॉक्टर कर रहा है, पर वो एक अच्छा प्रॉपर सप्लीमेंट होना चाहिए। सो सर आपने एक्ने का बता दिया, पिंपल्स का बता दिया, डर्मा रोलर काम नहीं करता वो भी आपने बता दिया। सर अब आप ये बताइए कि डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो स्टेबल रहे या बढ़ती रहे ऐसा? ओके, सो डाइट एक्चुअली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ हेयर ग्रोथ। वैसे तो मल्टीपल चीज़ें हैं और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं बालों को अफेक्ट करते हैं, बट देन मेजर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन, जो इसको मैं हमेशा बालों का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक बोलता हूँ, वो है आयरन एंड प्रोटीन। ओके, ये दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। तो हमारी डाइट जो है वो बहुत अच्छे से प्रोटीन रिच होनी चाहिए, और उसमें आयरन का कंटेंट भी जितना हमारा जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसके लिए आप वेजिटेरियन डाइट की अगर हम बात करें, क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम ए वेजिटेरियन, ओके, and I am a proponent of that as well, and I would rather say कि लोग जैसा ये कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता है, और ये एक मिथ है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो जितना प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे चाहिए होता है उतना बहुत आराम से मिल सकता है। यू जस्ट नीड टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, राइट। एंड कितना प्रोटीन हमें डेली लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बालों के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन, आप सिंपल डेली रिकमेंडेड अलाउंस आप अगर अपना ले रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट। द प्रॉब्लम इज़ कि हम, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि हम जो आजकल का खान पान है उसमें हम वो चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे घर में कितने बच्चे हैं, हम खुद की भी बात करें, कि जो ढंग से दाल खाते हैं, हाँ, इतनी सी दाल लेते हैं, जरा सी दाल लेते हैं, एक कटोरी दाल में पूरा खानदान खा लेते हैं। हाँ, तो विच शुड नॉट बी द केस, राइट। द मेजर सोर्स जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है वेजिटेरियन सोर्स की अगर हम बात करें तो वो है दालें, देन दूध, और तीसरी चीज़ है आपके, मतलब दालों की एक वैरायटी है इनफैक्ट वो देखा जाए तो वो है सोयाबीन, और दूध की जो वैरायटी है वो है कर्ड, ठीक है, ग्रीक योगर्ट वगैरह, कर्ड है, योगर्ट है, बनाने के तरीके अलग हैं। देन फिर कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें वैसे तो सब में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन जैसे आपको भी पता है ब्रोकली वगैरह, है ना, किनोआ है, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा अपने को प्रोटीन मिलता है। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर किलोग्राम इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर आज मैं 60 किलो का हूँ तो मुझे लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो उतना हम जो है प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन अगर हम लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 44 ग्राम्स प्रोटीन होता है, ह्यूज अमाउंट। और सोयाबीन के संग तो एक और बहुत बढ़िया बात है वेजिटेरियन डाइट में, क्योंकि कई जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई वेजिटेरियन डाइट में जो बहुत थोड़ा साइंटिफिक बात करने की बात करते हैं कि ऐसे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। अब आप पूछेंगे ये क्या भला है, ये एसेंशियल अमीनो एसिड क्या चीज़ है? तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, जो एक उसकी जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड कहलाती है, जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलके आपस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बना देते हैं। और वो अमीनो एसिड्स नेचर में केवल 21 है। अच्छा, वो 21 अमीनो एसिड्स से ही जो है बन के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हज़ारों तरह के प्रोटीन्स बन जाते हैं, राइट।
अब उन 21 अमाइनो एसिड्स में से 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी अंदर सिंथेसाइज खुद नहीं कर सकती और हम डिपेंडेंट हैं उसको बाहर से लेने के लिए। बाकी के अमाइनो एसिड्स हमारा लिवर खुद इधर से उधर से वो जोड़ तोड़ करके बना लेता है, लेकिन ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। वी आर डिपेंडेंट अपॉन आवर फूड। तो जो भी फूड इन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड की पूर्ति कर रहा है वो दैट इज कॉल्ड एज अ गुड फूड, सुपर फूड, वट एवर। सो मिल्क इज वन विच provides all 9 essential amino acids. Please note that. And apart from that, सोयाबीन, दालों में भी सोयाबीन है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो किनोआ में भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, बकवीट में भी होते हैं। बट देन 2 मेजर सोर्स ये हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब हमें अगर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए तो हमें केवल सोयाबीन खाना है बैठ के या दूध ही दूध पीना है। अलग अलग खाने की वैरायटीज़ में अलग अलग काइंड ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे आपने ब्राउन राइस से कोई आपने रिलेटेड कोई फूड खाया, साथ में आपने कोई सपोज पीनट वाला खाया या कोई दाल साथ में खाई, तो पता चला कुछ अमाइनो एसिड्स एसेंशियल उसमें थे, कुछ उसमें थे, यू आर डन। सो अगेन द थिंग इज़ कि आपको एक अच्छा बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। नॉर्मली जो हम दालें हम खाते हैं अपार्ट फ्रॉम सोयाबीन, उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। ऑलमोस्ट 22 to 24 grams of protein is there in 100 grams of these pulses. Then दूध में तो अच्छा है ही। दूध के साथ all milk products like पनीर है, चीज़ है, आपका मैंने कर्ड एंड कर्ड रिलेटेड चीज़ें तो बता ही दी। और इन्हीं सब में, दूध में भी और दाल में भी आयरन भी बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब, मैं तो कई पेशेंट्स को मजाक में बोलता हूँ कि भैया गुड़ और चना मिक्स करके खाओ आप। अच्छा, गुड़ की मैं बात ध्यान में आई, गुड़ इज़ अगेन जैगरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, is one of the richest source of iron. तो आई ऑलवेज से कि ओके, थोड़ा सा टेस्टी भी लगेगा, थोड़ा सा चना लो, अपना जो रोस्टेड चना होता है, साथ में थोड़ा सा गुड़ मिक्स करो, उसको रोज खाओ और आपके लिए आयरन एंड प्रोटीन का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दिस इज़ वन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे लिए, जैसे ये आपके बायोटीन है, जिंक है, सेलेनियम, मैग्नीज, बहुत सारे, मतलब ये छोटे बहुत ही, इनको बोलते ही माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप डेली खा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह सब अच्छे से ले रहे हैं। विटामिन सी है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आयरन आपने ले लिया लेकिन विटामिन सी सप्लीमेंटेड नहीं है, तो कई बार वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होता। वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फूड पैटर्न्स के हमारे जो हैबिट्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है। जैसे सपोज हम खाने के संग जो है हम नींबू ज़्यादा अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो जो भी हमने खाया आयरन वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आप नींबू अच्छा रखिए खाने में। या फिर आप देखें खाने के आसपास हम लोगों की कईयों की आदत होती है कि खाना खाया अब यार चाय पीते हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद चाय पियेंगे तो बेचारा वो आयरन जो आना था वो भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो उसको एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। सो देयर स्मॉल थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं और उन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत ईजीली हम एक अच्छे डाइट से अपने बालों को मेनटेन कर सकते हैं। सो सर, आजकल हमने एक चीज़ देखी है कि लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा स्किन केयर रूटीन ये है, हम ये लगाते हैं, हम वो लगाते हैं। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? ओके, सो मेरा जो स्किन केयर रूटीन है, मैं कहूँगा जो सबका स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो अगर हम कहें तो क्लींजिंग, देन मॉइस्चराइजिंग, देन सन प्रोटेक्शन। ओके, अब इसमें हम टोनर भी घुसा दें, हम इसमें एक्टिव्स भी घुसा दें, हम इसमें सेरम्स भी घुसा दें, वो कर सकते हैं। वो हर आदमी के नीड के हिसाब से वो हो सकता है। लेकिन जो 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो है क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर क्लेंजर है उससे आप अपने स्किन को क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए उसको, जो भी डर्ट एंड सीबम उस पर डेब्री है उसको हटाइए, एंड देन इट शुड बी इमीडिएटली कवर्ड विद अ गुड मॉइस्चराइजर। एंड लेट मी टेल यू, कई लोगों का ये मिथ होता है दिमाग में कि यार हमारी तो ऑयली स्किन है, हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अगेन अ मिथ। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर चाहिए होता है क्योंकि पानी तो हर किसी को चाहिए, आपकी स्किन को भी चाहिए। ऑयल अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है। मॉइस्चराइजेशन में हम ऑयल को ही कंक्लूड हम दिमाग में रखते हैं, बट व्हाट अबाउट द हाइड्रेशन? सो यू नीड हाइड्रेशन, इवन इफ योर स्किन इज ऑयली, यू नीड हाइड्रेशन। एंड दैट इज़ वाई आपकी चाहे ड्राई, नॉर्मल, ऑयली जो भी स्किन हो, क्लिनजर के बाद आपको मॉइस्चराइजेशन अकॉर्डिंगली आपको वो करना है। एंड देन तीसरी चीज़ आती है सन प्रोटेक्शन। नाउ सन प्रोटेक्शन अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हमें जो याद रखनी चाहिए, आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। मिनिमम आप 3 से 4 बार सनस्क्रीन डे में अगर आप लगाते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप एक अच्छा सन प्रोटेक्शन
अच्छा स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं। Okay. और यहाँ पे अगेन ये मिथ होता है कि भाई मैं तो घर के अंदर रहता हूँ, हाँ। मैं तो बाहर जाता नहीं हूँ, और मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, या बहुत सारी लेडीज़ का ये कहना होता है कि भाई हमारा तो घर में रहती है, बाहर जाने का काम ही नहीं है, देन वाई शुड वी यूज़ सन प्रोटेक्शन? तो लेट मी टेल यू कि सन प्रोटेक्शन एक क्रूड टर्म है, एक्चुअली इट इज़ अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन हमें चाहिए, और अल्ट्रा वायलेट खास तौर से अल्ट्रा वायलेट ए विच इज़ हैविंग अ लॉन्गर वेवलेंथ। आपके जो खिड़की दरवाजे जो होते हैं उनसे जो रोशनी घर के अंदर आती है उसमें भरपूर अल्ट्रा वायलेट ए होती है। तो इसलिए यहाँ तक कि जो ये मॉडर्न लाइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट पे अल्ट्रा वायलेट एमिट करती हैं। आप कार चला रहे हैं, हम सोचते हैं धूप थोड़ी आ रही है, ना तो कार के अंदर हूँ मैं, कोई टू व्हीलर पे थोड़ी आ रहा हूँ, तो आप हमें सोचते हैं कि हम वी आर प्रोटेक्टेड। नो, वो जो जितनी भी आपके कार के शीशों से अल्ट्रा वायलेट अंदर आ रही है वो आपको उतना ही डैमेज कर। ओके। तो इसलिए आप बाहर जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप लाइट्स में हैं, आप लैपटॉप के सामने हैं, कुछ भी है, यू एक्चुअली रिक्वायर अ गुड अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। अगर आप लैपटॉप के लिए अगेंस्ट आपका काम ज़्यादा रहता है, तो आप किचन में या आपके हीट सोर्स के पास ज़्यादा काम रहता है, तो आपका जो सन प्रोटेक्शन है उसमें इंफ्रारेड प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। आजकल बहुत एडवांस सनस्क्रीन्स मौजूद हैं, तो आप अपने वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपना सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं कहूँगा कि मेरा, क्योंकि हम क्लींजर और मॉइस्चराइज़र तक तो हमारी जनरेशन आ गई। हाँ, आ गई है, सही बात है। 17 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस चालू की थी तब इतना मैं चेंज देख रहा हूँ कि तब ये कॉन्सेप्ट हाँ, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इतना तो अब आ गया है कि हम क्लेंजर मॉइस्चराइज़र पे तो आ गए ना। तीसरी चीज़ जो हमें इस सदी में करनी है भैया, स्किन केयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये उसमें सन प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन ज़रूर उसमें ऐड आप लोग कीजिए। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं सर सेरम्स बता दो, हमें रेटिनॉल सेरम लगाना है, हमें जो है AHA BHA PHA सीरम लगाना है, हमें नियासिनामाइड लगाना है, हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। येस डेफिनेटली, वो भी मैं ये कहूँगा कि आपको हर कोई जस्ट मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो आपको नहीं लगा लेना चाहिए। आपको अपनी स्किन टाइप और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाना चाहिए, बिकॉज ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स के मैंने नाम लिए इनका सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। यू डोंट रिक्वायर एवरीथिंग। आप बफे में जाते हो, शादी में खाना खाने जाते हो, 50 आइटम होते हैं, 50 के 50 थोड़ी खा लेते हो। आपको जो पसंद है वही आप खाते हो। तो आपको चॉइसेस हैं, बट आपको क्या ज़रूरत है आपको वो चाहिए। आपको नहीं पता, आप स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हो, आपके डरमेट की मदद ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए अकॉर्डिंग टू द एडवाइस, बट क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन शुड बी अ मस्ट इन योर स्किन केयर रूटीन। सो सर, हमने ये चीज़ देखी है कि कई बार लोग मना करते हैं कि जैसे अगर आपको एक्ने या पिंपल होता है तो मेकअप मत कीजिए। तो मतलब मेकअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए बहुत ही अगेन डिबेटेबल इशू है। यूँ तो अगर मैं एज अ डॉक्टर बोलूँ तो हाँ, कोई भी केमिकल मत लगाओ, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल कई बार नहीं होता। आपको ओकेजन्स पे भी जाना होता है, आपके खुद के ओकेजन्स होते हैं, आपकी कई बार आपकी जॉब इस तरीके की होती है जिसको डिमांड जिसमें रहती है। मैं कहूँगा कि अगर आपको करना भी है तो थोड़ा स्मार्टली कीजिए, जितना हो सके मिनिमम यूज़ कीजिए। मेकअप अगर अच्छा रहेगा, जैसे अगर आपने कहा जैसे कि एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल होते हैं, तो जो भी मेकअप हम यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें उनका बेस देखने की ऑयल बेस्ड ना हो, वाटर बेस्ड हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर पॉसिबल हो तो मेकअप को भी लगाने से पहले मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन आप पहले लगा लें, क्योंकि वो और कुछ नहीं तो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और आपके मेकअप के जो केमिकल्स होते हैं उनको इमीडिएटली ईजिली अंदर पेनिट्रेट होने से रोकती है। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आप ऐसा कर सकते हैं। एंड एज सुन एज योर थिंग इज़ ओवर, आपका ओकेजन ख़त्म हो गया, आपकी पार्टी ख़त्म हो गई, आप अपने जॉब से वापस आ गए, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव योर मेकअप। हम रात को बहुत थके घर पे लौटे और हमने जो है बिना मेकअप रिमूव किए हम सो गए, नहीं। जितना शिद्दत आपने मेकअप करने में दिखाई उतना शिद्दत आप मेकअप हटाने में ज़रूर दिखाइए। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, अब ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। मैंने 10 साल पहले का एक आपका क्लिप देखा है यूट्यूब पर। ओके। उसमें आप वैसे ही दिख रहे हो जैसे आप अभी दिख रहे हो। तो ये बताइए सर, ये स्किन को आपने क्या कर रखा है ऐसा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनंत, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मैं बस यही बोलूँगा कि इसमें कोई ऐसा कोई देयर इज़ नथिंग हीरोइक। एंड जो भी मैंने बताया कि जो स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करते हैं वो आपको करना चाहिए। मैंने भी सिंपल अपना वही क्लींजर, मॉइस्चराइजेशन एंड यस सन प्रोटेक्शन इज समथिंग। क्योंकि सन प्रोटेक्शन क्योंकि अब आपने एज के कंटेक्स्ट में पूछा है तो ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सन प्रोटेक्शन केवल दाग धब्बों के लिए या
टैनिंग को रोकने के लिए नहीं होता, सन प्रोडक्शन आपकी एजिंग को भी रिटार्ड करता है। ओके। वाई सो? अगेन मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल चीज़ आपको बताता हूँ कि एजिंग जो होती है इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एज। एजिंग दो तरीके की होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एजिंग और एक होती है इंट्रिंसिक एजिंग। एक्सट्रिंसिक एजिंग वो एजिंग है जो कि हमारे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के कारण से होती है। इंट्रिंसिक एजिंग इज लाइक हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग है जो हमारी एज के कारण से आ रही वो तो आएगी, वो इनएविटेबल है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन एक्सट्रिंसिक एजिंग को तो रिटार्ड करना हमारे हाथ में है। हम एनवायरमेंटल हैजार्ड से अगर अपने आप को अच्छे से बचा रहे हैं तो वो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए जो एक बहुत कहना चाहिए कि सिंपल और अच्छा मेथड है अगेन सनस्क्रीन, क्योंकि एनवायरमेंटल हैजार्ड्स में जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो चीज़ होती है वो है अल्ट्रावायलेट अगेन। तो अगर हम रेगुलर सनस्क्रीन हम फॉलो कर रहे हैं अपनी रूटीन में तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्किन की एक्सट्रिंसिक एजिंग को बहुत अच्छे से रिटार्ड कर पाते हैं। दूसरा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमने केवल प्रोटेक्शन ही कर लिया और अब क्योर की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मैं भी कुछ आई डू अंडरगो सम ऑफ द स्किन केयर प्रोसीजर्स समटाइम्स जहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट लगती है, जिसमें हम स्किन रिजुविनेशन प्रोसीजर्स होते हैं बहुत सारे। आजकल आपने नाम सुना होगा जैसे कार्बन पीलिंग जिसको हम बोलते हैं, फोटो फेशियल हम बोलते हैं, वेम्पायर फेशियल का भी मैंने आपको जिक्र किया। ये सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं। दीज आर ऑल लाइक, कहने को ये फेशियल शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है कि मेडिकल में कौन सा फेशियल, बट देन दिस इज़ लाइक आप उसको फेशियल कह लें या उसको एक थेरेपी बोल लें, वो एक्चुअली नॉर्मल फेशियल जो होते हैं वो है ही नहीं। इट्स अ साइंटिफिक थेरेपी जो कि की जाती है जो आपके फेस के ऊपर, जिसको हम आजकल कॉमनली फेशियल बोल देते हैं, राइट। तो उस तरीके की चीज़ है। यस, ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं आपकी जो सुपरफिशियल जो स्किन होती है उसको रिजुविनेट करते हैं, और वहाँ पे जो बहुत सुपरफिशियल रिंकल्स वगैरह जो आने होते हैं उनको रिटार्ड करते हैं, कुछ हद तक रिमूव भी करते हैं। एंड देन केवल यही नहीं, इसके साथ में फिर हम उसकी रेजिम जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर चीज़ है तो आपको नाइट क्रीम्स वगैरह ये लगानी है, रेटिनॉल लगाना है, व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि जो थोड़े से हार्ड होते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा डीप रिजुविनेशन की ज़रूरत है देन वी कैन गो फॉर द लेजर्स लाइक फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, like dermapen in a deeper depth, then comes your microneedling RF treatment। ये सारी चीज़ें होती है फॉर अ डीप केमिकल पीलिंग्स। ये सारी चीज़ें डीपर रिजुविनेशन के लिए होती है। फिर अगर हम बात करते हैं रिंकल्स की, तो रिंकल्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिंकल्स, लाइक डायनेमिक रिंकल्स एंड स्टैटिक रिंकल्स। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे आपको कोई रिंकल्स शायद उतने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही मैं एक्सप्रेशंस देता हूँ समथिंग लाइक दिस कम्स अप, दिस इज कॉल्ड एज क्रोज फेट। अगर मैं इस तरह से करता हूँ अगेन ये रिंकल्स आ गए, अगर मैंने फ्राउन किया है ये इस तरह के रिंकल्स आए, हॉरिजॉन्टल रिंकल्स। सो दीज आर कॉल्ड एज डायनेमिक रिंकल्स जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ में आते हैं। यही डायनेमिक रिंकल्स अगर आप चाहते हो कि भविष्य में जाकर यहाँ पे स्टैटिक लाइंस नहीं बन जाए, क्योंकि इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं और वो फिर स्टैटिक रिंकल्स बन जाते हैं। तो फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बोटॉक्स, बॉटुलिनम टॉक्सिन ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं। बोटॉक्स है, और ज़्यादा हम एडवांस जाएँ तो एंटी एजिंग तो फिर एक बहुत बड़ा पिटारा है, उसमें फिलर्स आते हैं, थ्रेड्स आते हैं, देयर लॉट मैनी थिंग्स विच कैन बी डन। हालांकि मैंने अभी तक नहीं कराया है, मतलब जरूरत मेरे को लगता नहीं पड़ेगी आपको। आई जस्ट होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। सो बट देन ठीक है, आई मीन दीज ऑल थिंग्स आर देयर विच कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अगर किसी को ज़रूरत लगती है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म तक अपने आप को थोड़ा सा यूथफुल अपीयरेंस हम दे सकें, तो ये सारी चीज़ें एक एज एन एडजुवेंट, अल्टीमेटली जो मैंने सारी खान पान और लाइफ स्टाइल डी स्ट्रेस अपने आप को करना, वो सारी चीज़ें तो हैं ही है, बट यस ये सारी चीज़ों के थ्रू हम अपने एज एडजुवेंट ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा करके अपने लुक को बहुत यूथफुल बनाए रख सकते हैं लंबे समय तक। सर, एक जो एंटी एजिंग क्रीम आती है उसको कहते हैं कि भाई आप लगाओ अपनी झुर्रियों पे तो कम हो जाएगी, तो होता है उससे कुछ? देखिए, सुपरफिशियल जो बहुत ही सुपरफिशियल रिंकल्स होते हैं उन पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है एंटी एजिंग क्रीम के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है, और इंग्रेडिएंट क्या है और किस स्ट्रेंथ में है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दी OTC प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स। तो जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड होता है वो डॉक्टर के सुपरविजन में होता है, तो थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो आप ऐसे नहीं लगा सकते, बट वो इफेक्टिव भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि OTC इफेक्टिव नहीं होते,
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और किस कॉन्सेंट्रेशन में है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई विशेष कोई समस्या नहीं है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं सुपरफिशियल रिंकल्स के लिए। बट अगर एंटी एजिंग क्रीम लगा के हम सोच रहे हैं कि हमारी ये डायनेमिक रिंकल्स या वो जो स्टैटिक रिंकल्स, गहरी गहरी लाइनें जो पड़ गई वो ठीक हो जाएंगी, वो नहीं थी। उसके लिए तो डर्मा के पास जाना। यस ऑफ कोर्स। सो सर, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ आपके वहाँ पे नोटिस करी जब मैं आपके क्लिनिक में आया था। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हम पूरा मुआयना करते हैं, उसके बाद हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो वहाँ पे जो आपका जो डिस्प्ले था उसमें एक एक्टर है, उनका आ रहा था और उसमें था कि उन्होंने आपके यहाँ ट्रीटमेंट लिया है। तो सर, आप उनको कैसे अपना क्लाइंट बनाए और कैसे आप लेकर आए, आप ये उसकी स्टोरी बताइए। देखिए, अमन जी की बात आप कर रहे हैं शायद, अमन जी वर्मा बहुत ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मजे हुए कलाकार हैं, बहुत ही फेमस कलाकार है। एंड मेरी खुशकिस्मती है कि जब कुछ सालों पहले वो उदयपुर आए थे तो मेरे से जुड़े। और हुआ कुछ ऐसा ही था कि किसी वो प्रोग्राम में आए थे और उनको कुछ स्किन रिलेटेड इशू था एंड समबडी सजेस्टेड हिम कि भाई आप जो है उनसे मिलें तो आपको शायद फ़ायदेमंद होगा। तो अमन जी क्लिनिक पे पधारे और उसके बाद उनका जो भी इशू था वो तो खैर सॉर्ट हुआ। बट उनका इतना अच्छा नेचर है कि हमारी ट्यूनिंग इतनी बढ़िया से हुई और उन्होंने और भी आगे जो स्किन ट्रीटमेंट्स कराए, ही रियली फेल्ट कि वो बहुत उनको बेनिफिट मिला एंड द थिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके। तो सर, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, ये भी मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो आपका फॉलोअप प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब ज़ोरदार है। मेरे को मतलब मज़ा आ गया जब मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर गया काउंटर पे तो वहाँ पे मतलब मेरे को जो सर थे उन्होंने इतना अच्छी तरीके से गाइड किया। और इवन जब मैं घर गया तो दे कॉल्ड मी एंड टोल्ड कि भाई आपने दवाई ली कि नहीं ली और आपको ये पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो फॉलोअप वाली जो चीज़ है तो ये आपने कहाँ से डेवलप की? क्योंकि Tier 3 सिटी उदयपुर में ऐसी चीज़ करना एक एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है। तो लाइक हाउ यू डेवलप दिस? अनंत, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि मैंने मेरी प्रैक्टिस में डेवलप किया कुछ साल पहले। क्योंकि मैंने जैसा भी अपनी टॉक की शुरुआत में, अपने पॉडकास्ट जब आपने शुरू किया था तो अपन ने बात की थी कि स्किन डिजीजेस क्रॉनिक नेचर की होती हैं। हाँ। तो मैंने फील किया कि ट्रीटमेंट तो हम सब पेशेंट्स को दे रहे हैं और समहाउ फॉलोअप्स में बावजूद इसके कि कमी उनको समझा दिया जाता है कि भाई ये क्रॉनिक नेचर की डिजीज़ है, आपको इस तरह से लेना है, फॉलोअप्स में आना है। बट चूंकि स्किन डिजीज़ कभी भी बहुत ज़्यादा हमें तंग नहीं करती, आई मीन जानलेवा नहीं होती सॉर्ट ऑफ वीकेंड से, तो हम कहीं ना कहीं थोड़े लापरवाह हो जाते हैं हम ट्रीटमेंट्स को लेके। थोड़ा सा आराम आ गया, अरे भाई ठीक वीडियो नहीं है भाई, कहीं करना ही यार, तो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कम्स अप तो वो फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता। तो फिर मैंने बोला कि शायद मैं अकेला इस चीज़ के लिए पर्याप्त नहीं हूँ कि मैं इसको करूँ। तो फिर मैंने मेरी टीम को बिठा के एक्सप्लेन किया कि भाई इट्स अ टीम वर्क, अल्टीमेटली हमें पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है, दवाइयाँ लिखना दे देना तो सब कर रहे हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर पेशेंट अगर उसको अच्छे से ले रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहा है तो ये भी तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको एक्सप्लेन करें कि भाई आपको लेना है। शायद एक बार में वो नहीं समझ पाता उस चीज़ को जो मैंने अंदर कह दिया, लेकिन अगर वो चीज़ रिपीटेडली हैमर की जाती है कि भैया ये बीमारी आपको लॉन्ग टर्म प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, तो शायद अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो पेशेंट का ही है, उसकी बीमारी अच्छे से ठीक हो पाती है। एंड देन आई डेवलप दिस सिस्टम कि पूरा जो है हम लोगों ने इस तरीके से किया कि भी बाहर भी उस पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, दवाई उसको 2-2 बार एक्सप्लेन की जाती है, उनसे पूछा जाता है आपने समझ लिया, फिर उसके घर पे जाने के बाद भी अब मेरी टीम जो है फॉलोअप करती है कि भाई सब कुछ ठीक है, आपको कोई इशू तो नहीं है, दवाइयों से इशू तो नहीं है, आप रेगुलर ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप लीजिए, ये प्रिकॉशंस बताए गए हैं, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशंस उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फॉलोअप्स पे आपको इस समय पे आना है, ये सारी चीज़ें। तो उससे एक कहीं ना कहीं पेशेंट के बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि नहीं यार ये ज़रूरी है और वाकई में मुझे लेना है, एंड देन एक रैपो बिल्डअप होता है। तो उस कारण से उस चीज़ का फ़ायदा ये है कि हम उस ट्रीटमेंट को और ज़्यादा एफिकेशियस बना पाए, जो कि शायद उन फॉलोअप्स के बिना हम नहीं बना पाते। और अगर फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स रहते हैं, प्रॉपर फॉलोअप्स रहते हैं, तो उल्टा दवाइयाँ कम होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी भी स्टेज आती है जहाँ दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर हम दवाइयों को छोड़ के हर बार फॉलोअप्स को नहीं आके लेट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, हर बार बीमारी वहीं से शुरू होती है, हर बार ट्रीटमेंट वहीं से शुरू होता है, वापस जीरो पे जाता है। फिर मान लीजिए अगर कोई बीमारी ऐसी है तो हैवी दवाई देनी पड़ रही है,
वाई दैट शुड हैपन? अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों नहीं? तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने वो एक सिस्टम जो है बनाने की कोशिश की, एंड आई एम ग्लैड कि आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया और आपने इस चीज़ को नोटिस। एक और नोटिस मैंने की ये चीज़, जो आपका रिसेप्शन है वहाँ पर एक वो रेटिंग का बोर्ड लगा हुआ है, ओके, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 10K प्लस रेटिंग समथिंग लिखा हुआ है। तो उसका क्या आपको फ़ायदा मिला आपने इस पूरे चीज़ में? देखिए, एज अ डॉक्टर अगर मैं कहूँ तो इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। हाँ। वी आर हियर टू ट्रीट आवर पेशेंट्स। हमारी रेटिंग्स, रिव्यूज़ किसी भी तरीके से मायने नहीं रखती हैं। बट देन आज की तारीख में अगर पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट को पसंद करते हैं या वो हमारे लिए रिव्यू देते हैं, तो और कुछ नहीं तो इट इज़ जस्ट एक्टिंग एज अ कॉन्फिडेंस फॉर द न्यू पेशेंट हु इज़ कमिंग टू अस। सो वहाँ मेरे को लगता है कि रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ जो हैं वो काम करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट मेरे पास आया है, जो मेरे ऊपर भरोसा है या मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर भरोसा है, वो आते से आएगा जब वो मुझे जानेगा, ट्रीटमेंट को जानेगा, राइट? वो वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको ऑलरेडी ये दिखता है कि यार इतने रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ हैं, इतना अच्छा अगर इस सेंटर के बारे में बोला गया, तो और कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई बेनिफिट है, पर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और वहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ पे ट्रीटमेंट काम नहीं करता। फेथ होना बहुत ज़रूरी है। या हम कहते हैं ना कि जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो नियति भी बहुत अच्छी होती है। पर वो हमारी तरफ से नीयत अच्छी होती है, पर नियति तब अच्छी होती है जब सामने वाले का विश्वास भी हमारे ऊपर होता है। तो वो विश्वास कहीं ना कहीं जगाने का पहला स्टेप दैट कैन बी दैट पर्टिकुलर थिंग, इसलिए वो वहाँ पे डिस्प्ले किया गया। इसका और कोई मेरे को लगता नहीं कि और कोई रोल है। एक विश्वास रखता है, बस एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं शायद मैं सही जगह हूँ। और सर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है खासकर आपके केस में, आई डोंट नो कि आप स्किन के हो और नरमा में हो इसलिए, बट आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है या आपको अंदर से आता है कि मैं करूँ इस चीज़ को? देखो अनंत, वापस वही वाली बात है कि एज ए डॉक्टर मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, सब कुछ है, लाखों पेशेंट्स मैं देख चुका हूँ। बट आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। कहीं ना कहीं हम हमारी ड्यूटी से भी पीछे रह जाते हैं। ज़माना सोशल मीडिया का है, तो अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, और फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरीके की भ्रांतियाँ कई बार सोशल मीडिया पे फैला दी जाती हैं अननोन लोगों के द्वारा, जिनको सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी फिर किसकी है? हाँ, अगर हम लोग आके नहीं बताएंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, सिंपल स्किन के रूटीन की भी हम बात करते हैं तो दुनिया भर की जानकारियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या सही है और क्या गलत है वो तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को ही बताना पड़ेगा। तो अगर हम नहीं बता पा रहे, मास तक हम कैसे पहुँचे? आज अगर मैं दिन में 100 मरीज भी देख लेता हूँ तो कितने मरीज में साल भर में देख लूँगा, कितने लोगों तक मेरी बात पहुँचा पाऊँगा, कितने लोगों के रूटीन को मैं सही कर पाऊँगा? तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक CSR एक्टिविटी तो नहीं कहूँगा, बट देन कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि यार मैं एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो आप जितने भी मेरे वीडियोस देखेंगे जो इंस्टा पे हैं या कहीं पे भी मेरे यूट्यूब पे हैं या चैनल पे हैं, जो मेरे पर्सनल वीडियोस हैं, वो सारे और सारे केवल और केवल स्किन से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए और लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सही जानकारी देने के लिए है कि आप जो है अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड बी फॉलोइंग। सो जस्ट दैट मैं ये कहूँगा कि वो मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँचा पाऊँ। सो विद दिस सर वी आर ऑन द वर्ड्स ऑफ रैपिंग अप दिस शो, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी मतलब अभी एक्साइटेड हो गई होगी जानने के लिए कि जो डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल है उनकी डे कैसे शुरू होता है, उनका पूरा जो रूटीन है वो क्या है? ओके, सो अनंत, ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत ही 4 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद 2 घंटा योगा करता हूँ, नथिंग लाइक दैट। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रात में मैं बहुत लंबा, अगर मैं कहीं किसी एंगेजमेंट मतलब किसी चीज़ में एंगेज नहीं हूँ, कोई हमारे कहूँगी डॉक्टर्स का हमारा CMEs वगैरह भी काफ़ी होती हैं तो वहाँ पे भी जाना रहता है, या कोई सोशल एंगेजमेंट है, कुछ और है, कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट 10:30 to 11 के बीच में मैं सो जाऊँ। ओके। एंड मॉर्निंग में मैं कोई 5-6 बजे उठने वालों में से नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ एटलीस्ट 6:30, जब तक कि कहते हैं ना
सूर्योदय जब होने के एटलीस्ट कुछ समय बाद, बिल्कुल सूर्योदय के साथ तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ 6:30 आई ट्राई टू वेक अप एंड देन मी एंड माई बेटर हाफ डॉक्टर प्रिया एंड मी वी यूजली ट्राई कि एटलीस्ट वीक में 6 दिन या 5 दिन वी गो टू फतेह सागर। और वहाँ हम पूरा 1 घंटे का हमारा वॉक रहता है, हम लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हो पाता है, तो हम रिस्क वॉक करके वो हम कंप्लीट करते हैं। वो हमारा एक वी टाइम है, मी टाइम नहीं कहूँगा, वी टाइम है हमारा, जो बहुत ज़रूरी है। और वो करने के बाद फिर घर पे आना, बच्चों को हम स्कूल भेज के ही जो है, आई हैव 2 kids, आई एम ब्लेस्ड विद 2 kids। माई एल्डर डॉटर अस्मी, शी इज़ इन grade 10 एंड माई यंगेस्ट सन ही इज़ आर्श एंड ही इज़ इन grade 5। सो उनको स्कूल वो लोग चले जाते हैं एंड देन इस कारण से कई बार हम उठ तो जल्दी जाते हैं लेकिन फतेह सागर जाने में लेट भी हो जाते हैं। बट फतेह सागर इज़ समथिंग लाइक, कहते हैं ना, डेली डोज है हमारे शुरुआत की, दिन को शुरुआत करने की। एंड देन आके तैयार वगैरह होके मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट की जगह मैं लंच कर लेता हूँ। सो इट्स अ ब्रंच सॉर्ट ऑफ अ थिंग। 9:30 आई टेक माई ब्रंच एंड देन 10 o'clock आई रीच माई हॉस्पिटल। जिन दिनों हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो रूटीन डेफिनेटली थोड़ा चेंज हो जाता है एंड मैं आई स्टार्ट माई ट्रांसप्लांट समवेयर अराउंड 7:30 to 8 in the morning, क्योंकि वो पूरे दिन चलता है। बाकी नॉर्मल डेज़ में, नॉन ट्रांसप्लांट डेज़ में 10 से 6 मैं अपने क्लिनिक पे रहता हूँ, जिसमें बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, बीच में प्रोसीजर्स के भी थोड़े ब्रेक होते हैं एंड देन आफ्टर द क्लिनिक इज़ ओवर आई ट्राई टू कम डाउन टू होम एज अर्ली एज पॉसिबल टू बी विद माई किड्स एंड माई पेरेंट्स। माई वाइफ क्योंकि उनका दिन भर वो बच्चों की जिम्मेदारी अपने क्लिनिक के साथ संभालती हैं, जो डुअल रोल जो कि आजकल हर माँ प्ले करती है, तो आई मीन हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि वो हमारे बस की बात शायद नहीं है। तो दिन भर वो पूरा अपना क्लिनिक भी मैनेज करती हैं, वो क्लिनिक भी आती हैं, पेशेंट्स देखती हैं, घर पे जाती हैं, बच्चों का पूरा संभालना, उनका खाना पीना। आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई पेरेंट्स लिविंग विद मी। सो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत कहना चाहिए कि ब्लेसिंग है कि मम्मी पापा साथ में है, तो बच्चों को ना तो हमें संस्कार देने की टेंशन है, कुछ वो अपने आप ऑटोमेटिकली उनमें इनकल्टेट हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं। उनकी खान पान की हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। मी एंड माई वाइफ, इफ बोथ ऑफ अस आर स्टक इन क्लिनिक, हमें कोई टेंशन नहीं कि बच्चे घर पे खा पी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो रियली वी आर ब्लेस्ड विद दैट। एंड बाकी जो है मैम पूरा उनका ध्यान रखती हैं। फिर वो शाम को अपना करके क्लिनिक पे आती है, तो मैं जल्दी फ्री हो जाता हूँ, मैम थोड़ा लेट फ्री होती हैं, उनके पेशेंट्स थोड़ा लेट चलते हैं। तो आई ट्राई टू कम डाउन टू माई होम थोड़ा जल्दी, फिर बच्चों के संग मान लो उनको कहीं क्लासेस लेके जाना है या उनके संग खेलना है या कुछ, फिर उसके बाद आके डिनर वगैरह करके फिर मम्मी पापा के संग हम 1-1.5 घंटा हम लोग बैठते हैं डिनर साथ में। इट्स अ रूल कि हम रात का डिनर साथ में करेंगे ही करेंगे। और हम सब 1-2 घंटा साथ में बैठते हैं, जो भी मज़े करने हैं। उसके बाद रात का मेरा आधा पौन घंटा 10 से लेके 10:30 पौने 11 के बीच में, 10:30 या हम जल्दी ऊपर चले गए मेरे फ्लोर पे, तो मी माई वाइफ एंड बोथ ऑफ माई किड्स, हम 7 में से 5 दिन कम से कम ऐसे होते हैं कि हम रात में वो आधा पौना घंटा हम साथ में बैठते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं या हम कोई गप्पे मारते हैं, पूरे दिन की बच्चों की बातें वो सारी हम वो शेयर करते हैं। तो दैट्स द लवलीस्ट पार्ट ऑफ माई डे एंड देन वी से गुड नाइट टू ईच अदर। अरे वाह। सो लोग आप देख सकते हो कि एक आइडियल डॉक्टर की लाइफ क्या होती है। सो सर आपने बहुत जोरदार चीज़ें बताई है और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपसे ये चीज़ें सीख कर मैं शायद ऑलरेडी कुछ साल आगे आ गया हूँ, क्योंकि अब मेरे को ये समझ में आ गया है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आपके जैसे स्किन केयर रूटीन मेरा हो सके। सो सर विद डैट एक हमारा अवार्ड है, मतलब एक तरीके से एक हमारा सोविनियर है, वो हम आपको देना चाहेंगे। Thank you so much. So nice of you. What such a lovely souvenir is this. Thank you so much. Thank you sir for coming. आपने इंस्पायर किया हमारे। Thanks for inviting me, I would rather say, and I'm so happy that you have chosen me to come here and be a part of Arab Talks. Thank you and so I've been following this channel for past 1 year now. Okay. And मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं जब आया था आज सुबह इस पॉडकास्ट के लिए, तो मैं अनंत का इंटरव्यू लेना मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई इतनी कम एज में कैसे तुमने ये सब कुछ सोचा और कैसे इस चीज़ को इतना अच्छे प्रोफेशनल तरीके से इतनी कम समय में इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो आई वॉज रियली एंजॉइंग टॉकिंग विद हिम एंड आई वुड डेफिनेटली give my best regards and compliments and wishes and blessings whatever। बड़ा भाई हूँ तो blessing भी दे सकता हूँ। Thank you कि आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। I would pray to God कि अरब टॉक्स अपना
अरबों लोगों तक पहुंचे। पूरी दुनिया तक पहुंचा है और एक्चुअल में अरबों खरबों लोगों तक पहुंचे। आई विश कि ये कुछ सालों बाद अरब टॉक नहीं खरब टॉक के नाम से अरे वाह, जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।